नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सोनभद्र पुलिस की अवैध तेल कारोबार पर बड़ी कार्रवाई। 2 थानों की पुलिस ने अवैध तेल कारोबार का भंडाफोड़ कर कारोबारियों की कमर तोड़ी। चौपन में छापेमारी, 2 गिरफ्तार, भारी मात्रा में डीजल पेट्रोल बरामद। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 ड्रमों में कुल 120 लीटर अवैध डीजल और 20 लीटर अवैध पेट्रोल जब्त किया। एक टैंकर संख्या CG12 AQ3258 200 लीटर क्षमता के 5 खाली ड्रम, 50 लीटर क्षमता के 2 खाली ड्रम, 20 लीटर के 2 खाली जरकेन, एक मोटर पंप और 2 लोहे के कूपे भी बरामद। सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। अनपरा में 230 लीटर डीजल बरामद, 1 गिरफ्तार, 1 फरार। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 ड्रमों से 180 लीटर और 2 जरकेन से 50 लीटर कुल 230 लीटर अवैध डीजल किया जब्त। 3 खाली गैलन और 1 प्लास्टिक पाइप भी बरामद। मुकदमा दर्ज कर अवैध तेल कालाबाजारी की नेटवर्क की गहन जांच कर जुटी अनपरा पुलिस। सोनभद्र पुलिस ने स्पष्ट किया कि अवैध कारोबार, कालाबाजारी और जन विरोधी गतिविधियों के लिए जनपद में कोई स्थान नहीं है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में संलिप्त अभियुक्तों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जनपद सोनभद्र में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 14 जनवरी 2026 को अवैध तेल कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। इसमें गुरमुरा अंतर्गत थाना चौपन 3 द्वारा दबिश दी गई, जहां पर 120 लीटर अवैध डीजल, 20 लीटर अवैध पेट्रोल, एक टैंकर तथा तेल निकालने के उपकरण को बरामद किया गया। इसमें मौके से अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई तथा शेष अभियुक्तों के खिलाफ दबिश दी जा रही है। इसमें थाना चौपन पर मुकदमा अपराध संख्या 21/2026 सुसंगत धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। इसी क्रम में थाना अनपरा गांव बैरपान में टीम द्वारा दबिश दी गई, जहां पर लगभग 280 लीटर अवैध डीजल तथा तेल निकालने के उपकरण को भी बरामद किया गया। मौके से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। इसमें थाना अनपरा पर मुकदमा अपराध संख्या 7/2026 सुसंगत धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। इसमें आगे गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी तथा संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। खेत में चारा लेने गई बुजुर्ग महिला पर आवारा कुत्तों ने किया हमला। बिजनौर थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के ग्राम झाड़पुरा में आवारा कुत्तों के झुंड ने बुजुर्ग महिला पर किया हमला। कुत्तों के हमले से बुजुर्ग महिला हुई गंभीर रूप से घायल। खेत पर काम करने गई थी महिला। घायल महिला को इलाज के लिए CSC में कराया भर्ती, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए बुजुर्ग महिला को जिला अस्पताल किया रेफर। जिला अस्पताल से हालत नाजुक देखते हुए गया, जहां महिला की हालत गंभीर देखते हुए उपचार के बाद हार्ट सेंटर रेफर कर दिया गया। जी, मेरा नाम कपिल कुमार है। मैं वर्तमान ग्राम प्रधान हूँ। आज लगभग 11:30 बजे की घटना है। एक महिला जो है हमारे ही गाँव की, जिनका नाम मनी देवी है, वो खेत में चारा लेने के लिए गई थी और उसी समय जो आवारा कुत्तों का झुंड है जो क्षेत्र में उनका काफ़ी आतंक है, उन कुत्तों ने उस महिला पर हमला कर दिया, जिसमें महिला बुरी तरह से जो है घायल है। अभी बेहतर सुविधा के लिए उन्हें जिला अस्पताल भर्ती भेजा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पुलिस द्वारा चाइनीज प्रतिबंधित मांझे से होने वाले दुष्परिणामों व दुर्घटनाओं से बचने के लिए लोगों को किया जा रहा सतर्क व सावधान। ब्रिज फ्लाईओवर व पतंग उड़ने की संभावित स्थानों पर रखी जा रही विशेष निगरानी।
ब्रिज पर रस्सी व रोड पर पोस्टर आदि के साथ की गई बैरिकेटिंग्स। मानव जीवन तथा पशु पक्षियों के जीवन को संकट में डालने वाले नायलॉन वाली डोर तथा शासन द्वारा प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के विरुद्ध पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई के साथ ही जन जागरूकता हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी अनुक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में इंदौर पुलिस द्वारा नगरीय इंदौर के सभी थाना क्षेत्रों में जागरूकता के नित्य नए प्रयास कर चाइनीज प्रतिबंधित मांझे से होने वाले दुष्परिणामों व दुर्घटनाओं से बचने के लिए लोगों को सतर्क व सावधान किया जा रहा है। ब्रिज, फ्लाईओवर व पतंग उड़ने की संभावित स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। ब्रिज पर मांझे से बचाव हेतु रस्सी बांधी जा रही है। ब्रिज व रोड पर पोस्टर, बैनर्स आदि लगाए गए। साथ ही रोड पर बैरिकेडिंग कर दोपहिया वाहन चालकों को धीमी गति से गाड़ी चलाने सहित हेलमेट व गले में गमछा लगाने की समझाइश भी दी जा रही है। सुरक्षित पतंग, सुरक्षित जीवन। चीनी मांझा जानलेवा खतरा। पतंग उड़ाना एक आनंददायक खेल है, लेकिन चीनी मांझा, नायलॉन, कांच जैसी डोर का उपयोग बहुत खतरनाक और कानूनन अपराध है। चीनी मांझा के दुष्परिणाम, इससे गंभीर चोट या जान को खतरा हो सकता है। राह चलते लोग, दो पहिया वाहन चालक घायल हो सकते हैं। पक्षी और पशु बुरी तरह घायल या मृत हो जाते हैं। बिजली के तार कटने से दुर्घटना हो सकती है। सुरक्षित पतंग उड़ाने के नियम: केवल सूती कॉटन डोर या इको फ्रेंडली मांझा का उपयोग करें। पतंग हमेशा खुले मैदान में उड़ाएं। सड़क, बिजली के तार और भीड़ भाड़ से दूर रहे। बड़ों की देखरेख में ही पतंग उड़ाएं। याद रखें, चीनी मांझा का उपयोग, खरीद और बिक्री प्रतिबंधित है। इसका प्रयोग करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हमारी जिम्मेदारी, आइए हम सब मिलकर अपनी और दूसरों की सुरक्षा करें, पक्षियों और पर्यावरण को बचाएं, सुरक्षित और जिम्मेदार नागरिक बने। संदेश: चीनी मांझा छोड़े, सुरक्षित पतंग उड़ाए। चीनी मांझा छोड़े, सुरक्षित पतंग अपनाएं। आपकी सावधानी किसी की जिंदगी बचा सकती है। कानूनी कार्रवाई: उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दंड स्वरूप जुर्माना, कारावास एवं सामग्री जब्त की जा सकती है। क्या करें, क्या ना करें? केवल सूती कॉटन डोर या इको फ्रेंडली मांझा का उपयोग करें। पतंग उड़ाने हेतु मैदान का चयन करें। सड़कों, बिजली लाइनों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों एवं छतों के किनारे पतंग न उड़ाएं। किसी भी स्थिति में चीनी मांझा का उपयोग न करें। जनहित: माता पिता बच्चों को चीनी मांझा के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करें। दुकानदार प्रतिबंधित मांझा का विक्रय न करें। अवैध बिक्री या उपयोग की सूचना तत्काल पुलिस को दे। संकल्प: हम चीनी मांझा का उपयोग नहीं करेंगे और दूसरों को भी इसके दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इंदौर एयरपोर्ट पहुंची भारत और न्यूजीलैंड की टीम। खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए उमड़ी फैंस की भीड़। रोहित और विराट की तस्वीरें लेकर पहुंचे फैंस। पुलिस ने सुरक्षा के बीच खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से होटल तक पहुंचाया। 18 जनवरी को होलकर स्टेडियम में होगा दोनों टीमों के बीच मुकाबला।
नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मिर्जापुर में मकर संक्रांति के अवसर पर मां विंध्यवासिनी धाम में विंध्य पंडा समाज की ओर से खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया गया। वर्ष 1992 से चली आ रही इस परंपरा के तहत इस वर्ष मां को लगभग 51 कुंटल खिचड़ी का भोग लगाया गया, जिसे श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में बांटा गया। मकर संक्रांति पर देश भर में पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद दान पुण्य कर अपने आराध्य का दर्शन पूजन कर रहे हैं। विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही। देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद मां के दर्शन किए। विंध्य पंडा समाज के पंडित तेज बहादुर गिरी ने बताया कि समाज की स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी और तब से हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन मां को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इस वर्ष भी 51 कुंटल खिचड़ी का भोग अर्पित कर भक्तों के बीच प्रसाद वितरित किया गया। प्रयागराज और वाराणसी के बीच स्थित इस प्रमुख शक्तिपीठ में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। प्रयागराज से आने वाले अधिकांश श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद ही अपने गंतव्य की ओर लौटते हैं। क्या नाम है आपका? पंडित तेज बहादुर गिरी। पंडित जी, ये बताइए कि आप खिचड़ी बढ़ रहा है, कब बनता है और क्या है पर्व? ये 1992 में श्री विंध्य पंडा समाज का हुआ था स्थापना दिवस, उसी को उपलक्ष्य में और मकर संक्रांति को उपलक्ष्य में ये खिचड़ी बढ़ता है। और जो भी आज बहुत भीड़ होती है, बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं और ये प्रसाद पाके और बहुत तृप्त होके और अच्छे पुण्य की भागी बनते हैं। कितना कुंटल खिचड़ी बन जाता है? ये लगभग 51 कुंटल खिचड़ी बन जाता है। ये सुबह करीब 7 बजे से बन रहा है और ये त्रिरंगा रात तक चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नई चेतना 4.0 पनागर में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और जेंडर समानता की नई उड़ान। जबलपुर जिले के पनागर विकासखंड से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत नई चेतना 4.0 कौशलों की उड़ान उत्सव के तहत महिला आजीविका संवर्धन, स्वास्थ्य एवं जेंडर समानता पर आधारित विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन जनपद पंचायत पनागर के अंतर्गत संपन्न हुआ, जिसकी शुरुआत क्षेत्रीय विधायक द्वारा दीप प्रज्वलन कर की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना रहा। शिविर में स्वास्थ्य जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, जिसमें ब्लड टेस्ट, बीपी जांच, ब्लड शुगर टेस्ट, डेंटल जांच सहित कई आवश्यक परीक्षण शामिल रहे। विशेष बात यह रही कि शिविर में सभी विशेषज्ञ डॉक्टर की उपस्थिति रही, जिससे लोगों को एक ही स्थान पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकी। इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ करीब 300 से अधिक महिलाओं और पुरुषों ने उठाया। ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के आयोजन से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है और महिलाओं को आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का मंच मिला है। कार्यक्रम में जिले से जिला परियोजना प्रबंधन श्रीमती अंजुला झा, जिला प्रबंधक सीमा पासी, रवि परस्ते, निशा पांड्या, आशुतोष तिवारी, अर्चना श्रीवास्तव, नीतू तिवारी सहित कई अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे, जिन्होंने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नई चेतना 4.0 के माध्यम से यह संदेश साफ है कि स्वस्थ महिला ही सशक्त समाज की नींव होती है। पनागर में हुए यह आयोजन ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य, आजीविका और जेंडर समानता की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हुआ है। कि मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत हौसलों की उड़ान जो कार्यक्रम है 4.0, इसके अंतर्गत 3 तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का हमें निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसमें हम 13 तारीख को महिलाओं के साथ लखपति संवाद कार्यक्रम कर रहे थे, जिसमें हम लखपति बन चुकी महिलाएं और लखपति की श्रेणी में आने वाली महिलाएं दोनों के अनुभवों को हमको साझा करना था और किस तरह से एक लखपति बनी हुई दीदी और एक लखपति की श्रेणी में आने वाली दीदी को किस तरह प्रोत्साहित करेगी, उसको लेके ये कार्यक्रम था। दूसरा कार्यक्रम हमारा था पतंग उड़ाने को लेकर था, जिसमें ये संदेश था कि जिस तरह पतंग जो है आकाश को छूती है, आसमान को छूती है और अपने साथ ढेर सारे सपने लिए जाती है, उस तरह हमने दीदियों को ये संदेश छोड़ा था कि आपके मन में कोई भी ऐसी इच्छा हो जिसको आप पूरा करना चाहते हो, उस पतंग पर आप लिखें, ताकि उनकी दमित जो इच्छाएं हैं, जो उनके
आशाएं हैं, जो सपने हैं, उस पतंग पर उकेर के आए। इसके साथ ही साथ हमने तिल गुड़ के लड्डुओं को इसमें आपस में बांटा, ताकि उनकी वो कहीं ना कहीं तिल और गुड़ जो है उनकी सेहत से जुड़ा हुआ एक वो था कि जिसके माध्यम से एक संदेश पहुंच सके कि महिलाएं भी हकदार है अच्छा पौष्टिक चीजें खाने का। उसी तारतम्य में आज हम स्वास्थ्य शिविर रख रहे हैं, जिस स्वास्थ्य शिविर का उद्देश्य जो हमारी बहनें हैं, हमारी स्व सहायता समूह की बहनें हैं, उनका एक परीक्षण हो सके स्वास्थ्य का, और ये जान सके वो अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग हो सके कि उनके शरीर में क्या कमियां हैं और किस तरह का उनको अपना रूटीन रखना है। ये सारी चीज़ों को लेके ये प्रोग्राम रखा गया है। और मैं जहाँ तक देखती हूँ कि जिला जबलपुर में ये प्रोग्राम 100% सफल भी रहा है। आप अपना नाम और पद? मेरा नाम अंजुला झा है, जिला परियोजना प्रबंधक जबलपुर। अनुराग के मोबाइल में अच्छी है, उसको लेने दीजिए आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी, और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। धान खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर 2 संस्थाएं ब्लैक लिस्टेड। जबलपुर धान उपार्जन में अनियमितता बरते जाने की शिकायतों की जांच और दोषी पाए जाने पर संबंधित संस्था एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार जिला उपार्जन समिति ने 2 समितियों को ब्लैक लिस्टेड करने का निर्णय लिया है तथा गंभीर प्रकृति की अनियमितताएं नहीं पाए जाने पर 3 संस्थाओं के कर्मचारियों को भविष्य में पुनरावृत्ति होने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जिला आपूर्ति नियंत्रक प्रमोद कुमार मिश्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर धान उपार्जन में अनियमितता प्राप्त होने की शिकायतों की जांच के लिए राजस्व, खाद्य कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों के संयुक्त दल गठित किए गए थे। संयुक्त दल की जांच रिपोर्ट पर जिला उपार्जन समिति ने शहपुरा तहसील के अंतर्गत पारस वेयर हाउस साहतपुर स्थित संस्कार ग्राम संगठन बिलहा द्वारा संचालित खरीदी केंद्र तथा सिहोरा तहसील के अंतर्गत समेत सागर वेयर हाउस स्थित अपराजिता संकुल स्तरीय संगठन फनवानी द्वारा संचालित खरीदी केंद्र में अनियमितता पाए जाने पर इन दोनों संस्थाओं को 2 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। जिला उपार्जन समिति द्वारा संस्कार ग्राम संगठन बिलहा को ब्लैक लिस्टेड करने का निर्णय नॉन FAQ धान का उपार्जन करने पर तथा अपराजिता संकुल स्तरीय संगठन फनवानी को ब्लैक लिस्टेड करने का निर्णय खरीदी गई धान की कुछ बोरियों में लगे टैग में किसान कोड एवं किसान का नाम अंकित नहीं पाए जाने पर तथा कम तौल पाए जाने के कारण लिया गया है। जिला आपूर्ति नियंत्रक के मुताबिक ये दोनों संस्थाएं खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 एवं वर्ष 2027-28 तथा रबी विपणन वर्ष 2026-27 एवं वर्ष 2027-28 में उपार्जन का कार्य नहीं कर सकेंगी। ब्लैक लिस्टेड करने के साथ ही इन दोनों संस्थाओं को दे कमीशन में से 10% की कटौती करने का निर्णय भी जिला उपार्जन समिति द्वारा लिया गया। अपराजिता संकुल स्तरीय संगठन फनवानी द्वारा संचालित खरीदी केंद्र में सर्वेयर द्वारा की गई अनियमितताओं पर सर्वे एजेंसी RP एसोसिएट्स से उसे प्राप्त होने वाली कमीशन में 2% की कटौती करने का फैसला भी जिला उपार्जन ने लिया है। उपार्जन कार्य से संलग्न जिन 3 संस्थाओं के कर्मचारियों को गंभीर प्रकृति की अनियमितता नहीं पाए जाने पर चेतावनी जारी की गई। उनमें सिहोरा तहसील में द्वारिकाधीश वेयर हाउस स्थित खरीदी केंद्र का संचालन कर रही जीवन ज्योति ग्राम संगठन मझगवा, पनागर तहसील में श्री राज वेयर हाउस हतना स्थित खरीदी केंद्र का संचालन कर रही जनशक्ति संकुल संगठन कुशनेर एवं सिहोरा तहसील में विदित एग्रो पार्क स्थित खरीदी केंद्र का संचालन कर रही पंचशील ग्राम संगठन अमगवा शामिल है। धान उपार्जन के दौरान जहाँ भी जो हम लोगों का स्थापित प्रोटोकॉल है जिसके अंतर्गत खरीदी की जानी है, अगर उसका वायलेशन पाया जाता है तो नियमित जो जांच की जा रही है उसके अंतर्गत जो वायलेशन पाया जाता है तो इन पर फिर निर्णय लेके उपार्जन समिति के माध्यम से जिस प्रकार के वायलेशन है, अगर छोटे मोटे वायलेशन है तो उनको उस हिसाब से उनके कमीशन राशि से कटौती करने का, और बड़े वायलेशन है तो उनको
प्रतिबंधित करने का 2 साल के लिए 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट करने का कार्रवाई, उनकी जो कमीशन राशि है वो राजसात करने का, अगर वेयर हाउस है तो उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई, उनकी किराया राशि जब्त करने का, ये सारे कार्रवाई जो है नियमित तौर पर की जाए। सर कोई बिचौलियों की कोई ट्रक भी पकड़ा गया? हाँ, एक ट्रक जो है कल कुंडम क्षेत्र में संबंधित नायब तहसीलदार द्वारा रात में भ्रमण के दौरान पकड़ा गया है। इस समय उपार्जन का आखिरी समय चल रहा है, तो रात्रि में भी राजस्व के जो अधिकारी हैं और बाकी फूड एंड सिविल सप्लाईज के वो भी रात में लगभग प्रतिदिन जो है 1-1:30 बजे रात तक 2 बजे रात तक भ्रमण कर रहे हैं। तो उसी के दौरान नियमित तौर पर गाड़ियाँ भी पकड़ में आ रही हैं। तो ये एक गाड़ी मिली है जो इंदौर से और यहाँ धान लेकर आई हुई थी, अपने उपार्जन केंद्र पे इसको अनलोड किया जा रहा है, तो उसको पकड़ा गया है और इस पर हम लोग विधिवत जांच कर रहे हैं कि किस परिस्थिति में इंदौर से, चूँकि इंदौर ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ बहुत ज़्यादा धान उत्पादित होता हो, तो इस पर फिर डीप इन्वेस्टिगेशन करके इस पर फिर सख्त कार्रवाई की। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आबकारी इंदौर की कार्यवाही। कलेक्टर महोदय जिला इंदौर श्रीमान शिवम वर्मा जी के आदेश एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी जी के द्वारा दिए निर्देशानुसार तथा कंट्रोलर महोदय दिवेश चतुर्वेदी एवं डिप्टी कंट्रोलर मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में दिनांक 14/1/2026 व्रत काची मोहल्ला में व्रत उप निरीक्षक भगवान दास अहरवार एवं टीम के द्वारा शहरी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई। आज की कार्यवाही में दौरानी गश्त शंका के आधार पर 4 पहिया वाहन क्रमांक MP 09CF 8801 स्विफ्ट सफेद रंग की गाड़ी को रोककर तलाशी लेने पर उसके अंदर 18 बोतल ओल्ड मॉन्क रम विदेशी मदिरा अवैध रूप से परिवहन कर ले जाई जा रही थी को विधिवत जब्त कर कब्जे आबकारी लिया जाकर वाहन चालक देवेंद्र पिता ओमकार खंडेलवाल निवासी 223 खादीवाला टैंक इंदौर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया जाकर आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जब्त मदिरा और वाहन की कुल बाजार मूल्य 512,600 कीमत रुपए रहे। आज की कार्यवाही में आरक्षक सुश्री सीमा भूरिया, योगेश कुमार मोहविया और वाहन चालक ब्रजेंद्र राजपूत का सराहनीय योगदान रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अहिरवाड़ जाटो समाज महानगर समिति इंदौर के तत्वाधान में दिनांक 19 अप्रैल 2026 को निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन की विस्तृत जानकारी पत्रकार वार्ता के माध्यम से दिए जाने के संबंध में महोदय अहिरवाड़ जाटो समाज महानगर समिति इंदौर द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी समिति के तत्वाधान में दिनांक 19 अप्रैल 2026 को निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 60-70 जोड़े शामिल होते हैं। उक्त आयोजन की विस्तृत जानकारी पृथ्वीराज उस्ताद पिपले अध्यक्ष राजेंद्र गोंदले, कार्यवाहक अध्यक्ष बाईसी पंच सुरेंद्र पटोनिया, संरक्षक बाईसी पंच कमल बिलोनिया, संरक्षक विजय बिलोनिया, उपाध्यक्ष बाईसी पंच विनोद खरे, उपाध्यक्ष बाईसी पंच मुकेश घोयेप्ते, उपाध्यक्ष ललित नरवरे, एडवोकेट विधि सलाहकार मुकेश बड़ोनिया, संगठन मंत्री प्रभारी नरेंद्र मौर्य, सह सचिव राजू जरिया संगठन मंत्री पत्रकार वार्ता के माध्यम से देना चाहते हैं। उक्त बाबत कृपया आप अपने कैमरामैन, प्रतिनिधि, फोटोग्राफर और वीडियो चैनल के प्रतिनिधियों को भेजने का कष्ट करें। धन्यवाद। उसी तरह 2026 निःशुल्क आयोजन महानगर समिति से किया जाए। सिर्फ रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र नाम लिया जाता है, इसके अतिरिक्त इनसे कोई भी शुल्क दिया नहीं जाता। जो भी सहयोग राशि एकत्रित की जाती है उससे कन्या को कन्यादान, वर को आवश्यक और संपूर्ण समाज निमंत्रित किया जाता है और एक स्नेह भोज का भी आयोजन किया जाता है। तो और प्रयास भी किए गए
एवं जाटव समाज महानगर समिति 22 को सामाजिक स्तर पर अपेक्षाकृत जो भी सहयोग से, या मैं कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक अगर ये अपेक्षित सहयोग सरकार द्वारा हमको दिया जाना चाहिए। हम लोग इंदौर की राजनीतिक हमारी तादाद उतनी है, कितनी 1.5 लाख से ऊपर है हम लोग इंदौर में। और निश्चित जब हमने ये आकलन किया था उसके बाद से प्लस और सरप्लस पूरा हमारा इंदौर जिलों में काफी लोग हमारे, जिसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र भी आ गए, महू भी आ गया, इंदौर की 22 पंचायतें तो है ही, किंतु उनका विस्तार भी लगातार होता रहा है। कॉलोनियों में भी लोग बस गए हैं। जो 22 पंचायत तो हमारा समाज है, और हमारे समाज को कुछ समझेगा, वो इस लायक समझेगा वो, तो हम शायद कभी ऐसे मन बना सके कि सब कुछ भूल के इस वक्त में अगर हम कौन सी पार्टी आपको महत्व देती है, कौन सी पार्टी आपकी उपेक्षा अभी करती है? तक ऐसा हमने कुछ नहीं किया साहब। ऐसा लगातार जो है हम प्रयासरत हैं। कांग्रेस से भी प्रयासरत थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विगत 20 वर्षों से लगभग है, इससे भी हम प्रयास करते रहे हैं कि कोई ना कोई सहयोग हमको मिल जाए। कार्यक्रम करते हैं, उसके लिए स्थान जो है एक हमारा जो है उसको निश्चित किया है हमने, उसको मार्क किया है हमने। समाज की धर्मशाला है, अम्बेडकर में बड़ी धर्मशाला है वहाँ तो। देखिए बड़ी धर्मशाला से आपने देखी अम्बेडकर नगर में। आप अगर मेरी बात को सुने, आपने पूछा है, मैं उसका जवाब, हमारा समाज का विस्तार बहुत काफी हो चुका है। अच्छा, वो बटे हुए आप लोग बटे हुए आपके ग्रुप को महत्व नहीं। आदरणीय साथियों, आज किस तरह का आयोजन होने वाला है और ये समूह विवाह होता है, निरंतर हर साल होता है, उसी प्रकार का इस वर्ष भी रखा गया है। और जो गरीब और जो मीडियम परिवार के जैसे भी लोग सक्षम लोग जो हैं वो भी करते हैं समूह विवाह में, एक समाज को अच्छा मैसेज देने के लिए, पैसा बचाने के लिए। और जो आजकल की दुनिया में शादी में बारातें निकलती है, बैंड निकलती है, जिसमें प्रशासन और ये सब ट्रैफिक और ये सब चीज़ें भी होती है, तो हम सब चीज़ों को बचाने के लिए और समाज का पैसा बचाने के लिए और एक अच्छा सहयोग करने के लिए हम समूह विवाह करते हैं। इसमें सभी का समूह विवाह में जो मर जाता है हर समाज के जो बच्चे हैं उनकी शादियाँ होती हैं, और एक ही प्रांगण में उन सबकी शादियाँ होती हैं, और समाज की ओर से पूरी गृहस्थी का पूरा सामान दिया जाता है। और एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं कि कम से कम ऐसा किसी भी बाप को या माँ को ऐसा ना लगे कि हमारी बेटी हमारे पर बोझ है, और उसकी शादी के लिए क्या होगा, और उसके लिए शादी के लिए बहुत सारी जगह कर्ज लिया जाता है, किसी की तरह एहसान तले दबा जाता है, तो वो एहसान तले ना दबे और एक समाज में अच्छा मैसेज जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी, और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ग्राम खर्रा घाट में स्थित नागेश्वर धाम में लगेगा पारंपरिक मेला। मंदिर कलचुरी राजवंश की रानी ने बनवाया था, मुगल काल के बाद 3 बार जीर्णोद्धार कराया। 500 साल पुराना इतिहास है खर्रा घाट धाम का शिव मंदिर। जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर व्यारमा नदी तट पर बसी ग्राम पंचायत हरदुआ। इस पंचायत के तहत हरदुआ, हाथीघाट, अटारी टोला व खर्रा घाट गाँव आते हैं। ये धार्मिक इतिहास में अपनी अलग ही पहचान रखती है। इस पंचायत का इतिहास भी पुराना है। 1600 की आबादी वाले ये पंचायत व्यारमा नदी के पास बसी होने से किसान खेती किसानी से संपन्न है। कवि चंद्रभान सिंह लोधी बताते हैं कि हरदुआ गांव के पास व्यारमा नदी के किनारे स्थित खर्रा घाट धाम बुंदेलखंड की आस्था और परंपरा का बड़ा केंद्र है। यहाँ भगवान नागेश्वर नाथ शिव का प्राचीन मंदिर है, जो करीब 500 साल पुराने इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए है। 200 साल से मकर संक्रांति पर 15 दिवसीय मेले की परंपरा। इस मंदिर से जुड़ा 15 दिवसीय आस्था का मेला लगभग 200 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहा है, जिसकी शुरुआत अंग्रेजी शासनकाल में मानी जाती है। अखिलेश उपाध्याय बताते हैं कि पूरे बुंदेलखंड में खर्रे घाट धाम की अलग पहचान है। यहाँ की मान्यताएं लोगों के दिलों से जुड़ी हैं। श्रद्धालु भगवान शिव के दरबार में मंत्रदत्त लेकर आते हैं और मानते हैं कि यहाँ आने वाले से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कमलेश उपाध्याय अखिलेश प्रसाद बताते हैं कि हर साल मकर संक्रांति से करीब 15 दिनों तक यहाँ विशाल मेला लगता है। मेले में खाने पीने, कपड़े, गहने, बर्तन और घरेलू सामान की दुकानों के साथ झूले लोगों के आकर्षण का केंद्र रहते हैं।
वे बताते हैं कि यह मंदिर कलचुरी राजवंश की रानी द्वारा बनवाया गया था। मुगल काल में क्षतिग्रस्त होने के बाद इसका 3 बार जीर्णोद्धार कराया गया। कुछ साल पहले उज्जैन से आए पुरातत्व विशेषज्ञों ने जांच कर इसे लगभग 500 साल पुराना बताया था। यहाँ स्थापित शिवलिंग को चमत्कारिक माना जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा यह स्थान धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गोपाल सिंह बताते हैं कि इस मेले में पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन का एवं क्षेत्रवासियों का विशेष सहयोग रहता है। इस मेले में सैकड़ों दुकानदार बड़ी दूर दूर से व्यापार करने आते हैं और हजारों की तादाद में लोग यहाँ खरीदारी भी करते हैं। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे गोरखनाथ मंदिर में नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार महायोगी गुरु गोरखनाथ को विधि विधान से आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। इस अवसर पर उन्होंने शिव अवतार महायोगी से लोक मंगल सभी नागरिकों के सुखमय समृद्धमय जीवन की प्रार्थना की। महायोगी गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के बाद मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने सभी नागरिकों, संतों और श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बुधवार से ही पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र धर्म स्थलों पर जाकर आस्था को नमन कर रहे हैं। धर्म नगरी संगम क्षेत्र की माघ मेले से बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जहां पर प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में आए दूसरी बार आज पुनः अपना विकराल रूप दिखाया। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते कई टेंट अपनी चपेट में ले लिए। माघ मेला क्षेत्र के सेक्टर 4 थाना कल्पवासी अंतर्गत बड़े ब्रह्म महाराज आश्रम में शाम 6:01 पर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीमें तत्काल सक्रिय की गई तथा कुल 8 छोटे बड़े फायर वाहन घटनास्थल पर पहुंच गए। अग्निकांड में संबंधित संस्था के 2 महाराजा टेंट एवं 3 स्वीट्स कॉटेज जल गए। इसके अतिरिक्त समीप स्थित प्रकाश चंद्र मिश्रा की संस्था का एक ईपी टेंट भी आग की चपेट में आ गया। किसी प्रकार जनहानि नहीं हुई है तथा स्थिति अब सामान्य है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर महाराज ऋषि तीर्थ प्रणेता आचार्य 108 प्रसन्न ऋषि जी गुरुदेव के संघस्थ नगर गौरव मुनि श्री प्रभात सागर जी महाराज का प्रथम आगमन नगर में हुआ। मुनि संघ के आगमन पर समाज के लोगों ने बैंड बाजे के साथ बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। बड़ी संख्या में जैन समाज व सर्व समाज के लोग इंदौर रोड खंडेलवाल पेट्रोल पंप पर पहुंचे, जहां से चल समारोह नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ जैन मंदिर पहुंचा। चल समारोह में भक्तों ने जगह जगह फूलों से स्वागत किया। गांधी चौराहा पर आचार्य व मुनिश्री का जीसीबी मशीन से पुष्प वर्षा की गई। देवेंद्र जैन ने बताया कि मुनिश्री प्रभात सागर जी महाराज दीक्षा उपरांत प्रथम बार गृह नगर मनावर पधारे। आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुनिश्री प्रभात सागर जी महाराज तीर्थकर आदिनाथ जी के बताए मार्ग पर चले। आदिनाथ जी ने 80 मसीह कृषि और अंत में ऋषि बताया। उसी का अनुसरण करते हुए मुनिश्री प्रभात सागर जी ने कृषि भी की और ऋषि भी हो गया। जैन समाज के अलावा सर्व समाज के जनप्रतिनिधियों, पूर्व सांसद छतर सिंह, दरबार नगर पालिका अध्यक्ष अजय पाटीदार, भाजपा नेता सोनाली पाठचंद, नारायण सोनी एवं जितेंद्र जैन ने पुष्पों से स्वागत किया। चल समारोह में जैन समाज के लोगों ने जगह जगह सभी मुनियों की पाद प्रक्षालन कर आरती उतारी। मुनि संघ की अगवानी में सिंघाना गधवानी, बकानेर, डिहरी बाकी सहित पूरी निर्माण क्षेत्र के समाजजनों ने सहभागिता की। वहीं प्रेस क्लब मनावर द्वारा स्वागत किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, सोनभद्र से आ रही है। कोन थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की। 10,000 रुपए का इनामिया बदमाश कृष्णा उर्फ कृष्णदेव सिंह को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। बदमाश महिला का भेष बनाकर हाईवे पर वाहनों से लूट करने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य था।
बदमाशों द्वारा हाईवे पर लूट की योजना बनाने की सूचना पर पुलिस ने की थी घेराबंदी। अपने आप को घिरा देख बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश कृष्णा उर्फ कृष्णदेव सिंह घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा। पूछताछ के दौरान अभियुक्त कृष्णा ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर एक गिरोह चलाता था। गिरोह हाईवे और मुख्य मार्गों पर महिलाओं का रूप धारण कर वाहनों को रुकवाता था। वाहन चालकों को प्रलोभन देकर जंगल या सुनसान स्थानों पर ले जाते थे और हथियारों के बल पर उनसे नकदी तथा अन्य कीमती सामान लूट लेते थे। घायल बदमाश कृष्णा उर्फ कृष्णदेव सिंह को गिरफ्तार कर उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है। बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, 315 बोर, 450 रुपए नकद और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। कोन थाना पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ आर्म्स एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत कर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। आज दिनांक 14 जनवरी 2026 को प्रातः 4 बजे के आसपास थाना चौक कोन क्षेत्र के अंतर्गत कन्हर पुल की तरफ एक सूचना प्राप्त हुई कि 2 बदमाश जो सक्रिय अपराधी हैं, ये छुपे हुए हैं और किसी आपराधिक घटना को करने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर थाना कोन की पुलिस द्वारा मौके पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान एक बदमाश ने पुलिस बल के ऊपर फायरिंग कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस बल द्वारा भी उस पर फायरिंग की गई, जिससे मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी है। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया वहां से, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस टीम रवाना की गई है। जिस बदमाश के पैर में गोली लगी है उसको इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया है कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर ट्रकों के सामने महिला का वेश धारण करके खड़े होते थे और उनसे मदद के लिए जो है रोककर लूटपाट छिनैती जैसी घटनाएं करते थे। इस बदमाश का नाम कृष्णा उर्फ कृष्णदेव सिंह है। इसके ऊपर लगभग आधा दर्जन के आसपास मुकदमे विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं में पंजीकृत हैं। इसके पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक मोबाइल और कुछ पैसे बरामद किए गए हैं। मौके पर फील्ड यूनिट द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, सोनभद्र से आ रही है। कोन थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की। 10,000 रुपए का इनामिया बदमाश कृष्णा उर्फ कृष्णदेव सिंह को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। बदमाश महिला का भेष बनाकर हाईवे पर वाहनों से लूट करने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य था। बदमाशों द्वारा हाईवे पर लूट की योजना बनाने की सूचना पर पुलिस ने की थी घेराबंदी। अपने आप को घिरा देख बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश कृष्णा उर्फ कृष्णदेव सिंह घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा। पूछताछ के दौरान अभियुक्त कृष्णा ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर एक गिरोह चलाता था। गिरोह हाईवे और मुख्य मार्गों पर महिलाओं का रूप धारण कर वाहनों को रुकवाता था। वाहन चालकों को प्रलोभन देकर जंगल या सुनसान स्थानों पर ले जाते थे और हथियारों के बल पर उनसे नकदी तथा अन्य कीमती सामान लूट लेते थे। घायल बदमाश कृष्णा उर्फ कृष्णदेव सिंह को गिरफ्तार कर उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है। बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, 315 बोर, 450 रुपए नकद और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। कोन थाना पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ आर्म्स एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत कर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। आज दिनांक 14 जनवरी 2026 को प्रातः 4 बजे के आसपास थाना चौक कोन क्षेत्र के अंतर्गत कन्हर पुल की तरफ एक सूचना प्राप्त हुई कि 2 बदमाश जो सक्रिय अपराधी हैं, ये छुपे हुए हैं और किसी आपराधिक घटना को करने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर थाना कोन की पुलिस द्वारा मौके पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान एक बदमाश ने पुलिस बल के ऊपर फायरिंग कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस बल द्वारा भी उस पर फायरिंग की गई, जिससे मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी है। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया वहां से, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस टीम रवाना की गई है। जिस बदमाश के पैर में गोली लगी है उसको इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया है कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर ट्रकों के सामने महिला का वेश धारण करके खड़े होते थे और उनसे मदद के लिए जो है रोककर लूटपाट छिनैती जैसी घटनाएं करते थे। इस बदमाश का नाम
कृष्णा उर्फ कृष्णदेव सिंह है, जिसके ऊपर लगभग आधा दर्जन के आसपास मुकदमे विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं में पंजीकृत हैं। इसके पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक ठोका कारतूस, एक मोबाइल और कुछ पैसे बरामद किए गए हैं। मौके पर फील्ड यूनिट द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में सुनार की दोपहिया वाहन से सोने चांदी के आभूषण के बैग को चुराने वाले 3 चोर पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। इनके पास से चोरी किया गया चांदी और सोने का सभी सामान बरामद किया गया है। इनमें से एक शख्स पहले से ही सुनार का परिचित बताया जा रहा है। उसके 2 साथी समेत 3 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस को मुझे शिकायत के बाद टीमों का गठन कर इन चोरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए जब सुनार के द्वारा शक जताते हुए लोगों से पूछताछ की तो यह खुलासा हुआ। पुलिस के द्वारा तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें अब जेल भेजा जा रहा है। पुलिस अधिकारियों से यह पूछने पर कि क्या इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, तो पुलिस अधिकारी ने बताया कि मसूरी थाने पर इनका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है, यह इनका पहला अपराध है। हालांकि अपराध की गंभीरता को देखते हुए इन तीनों पर मुकदमा दर्ज कर अभिनय जेल भेजा गया है। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में 2 वाहन चोरों की गिरफ्तार किया गया है। यह दोनों अंतर्राज्यीय वाहन चोर हैं, जिनके पास से मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इनकी पूछताछ में अपना गुनाह भी कबूला है। इन्होंने बताया कि उनके पास मिली मोटरसाइकिल उन्होंने गाजियाबाद के प्रताप विहार से चुराई है। चोरी की घटना में सलमान का साथी शारिक भी मोटरसाइकिल चोरी में उसके साथ था। यह दोनों पहले रैकी किया करते थे, जिसके बाद चोरी की घटना को आसानी से अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाया करते थे। उनके द्वारा वाहन और वाहनों के पार्ट्स को ऑन डिमांड बेचा जाता था और उस पैसे से फिर यह मौज मस्ती किया करते थे। सलमान और शारिक पर मसूरी इलाके में लगभग 8 चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से सलमान के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज है। कुल मिलाकर यह दोनों आदतन चोर हैं और उनके पास से मिले चोरी के वाहन समेत अन्य सामानों की जांच की जा रही है। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में इनके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। माघ मेला क्षेत्र में नेताजी मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा शिविर को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। शिविर में नेताजी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा स्थापित न होने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस शिविर का नाम नेताजी के नाम पर है, वहां उनकी मूर्ति का न होना उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ है। विवाद तब और बढ़ गया जब पास के एक अन्य शिविर में भाजपा का झंडा लगाए जाने की बात सामने आई। इस पर सपा कार्यकर्ताओं ने कड़ा ऐतराज जताते हुए झंडे को तुरंत हटाने की मांग की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि माघ मेला जैसे धार्मिक आयोजन में राजनीतिक झंडे लगाना नियमों के खिलाफ है। प्रशासन का कहना है कि माघ मेला आस्था और श्रद्धा का पर्व है, इसी राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। फिलहाल प्रशासन की सख्ती के बाद स्थिति शांत है, लेकिन झंडे और मूर्ति को लेकर विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। श्री सर्वेश्वरी समूह द्वारा मां महा मैत्राणी योगिनी जी का महानिर्वाण दिवस श्रद्धापूर्वक संपन्न। श्री सर्वेश्वरी समूह के तत्वाधान में मां मैत्रेणी देवी जी का महानिर्माण दिवस श्रद्धा, भक्ति एवं सेवा भाव के साथ मनाया गया। यह पावन आयोजन छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले विद्युत विहीन दूरांचल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चोंगा स्थित आदर्श पब्लिक स्कूल के विद्यालय में अध्ययनरत 90 देवी तुल्य बालिकाओं एवं देव तुल्य बालकों को हिंदी इंग्लिश बाल पोथी पुस्तकें, पेंसिल तथा खिचड़ी महाप्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में परम पूज्य अघोरेश्वर महाप्रभु अवधूत भगवान राम की माता श्री मां महामैत्राणी योगिनी जी के महानिर्वाण दिवस के अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना एवं आरती का आयोजन किया गया। यह आयोजन परम पूज्य अघोरेश्वर महाप्रभु अवधूत भगवान राम जी एवं पूज्य पाद बाबा गुरुपद संभव राम जी की कृपा से तथा बिहारी राम बाबा एवं शशि भैया के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर सेवा कार्य के अंतर्गत विद्यालय में अध्ययनरत 90 बालिकाओं एवं बालकों को हिंदी इंग्लिश बाल पोथी पुस्तकें, पेंसिल तथा खिचड़ी महाप्रसाद का वितरण किया गया। बच्चों के चेहरे पर प्रसन्नता एवं आयोजन स्थल पर आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिला। कार्यक्रम के माध्यम से मां महा मैत्राणी योगिनी जी के त्याग, तपस्या एवं मातृत्व भाव को स्मरण करते हुए समाज में सेवा, संस्कार एवं
करुणा का संदेश दिया गया। मुख्य रूप से उपस्थित रहे ER लक्ष्मण जायसवाल, सदस्य तुलसी जायसवाल, समाज सेवी विजेंद्र मिश्रा, रेखा शुक्ला, ममता जायसवाल, सुंदर लाल शाहू एवं अन्य समाज सेवी। जनपद इटावा के एकदल हाईवे NH-19 पर ओवरलोड बालू व गिट्टी से भरे डंपर दौड़ रहे हैं। हाईवे पर फर्राटा भरते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अधिकांश डंपर क्षमता से कई गुना अधिक बालू व लाद कर चल रहे हैं। ओवरलोड के बारे में फोन द्वारा परिवहन विभाग में संपर्क किया गया तो कहा, हमको ओवरलोड डंपर रोड पर चलते नहीं मिलते हैं, लेकिन आए दिन हाईवे पर ओवरलोड बालू डंपर ओवरलोड डंपर दौड़ रहे हैं। लेकिन इटावा में सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं ओवरलोड डंपर चालक। लेकिन डंपर ओवरलोड बेखौफ होकर चल रहे हैं। ओवरलोड डंपर चालक दे रहे हैं हादसे को दावत, और लेकिन परिवहन विभाग कर रहा है कोई बड़े हादसे का इंतजार। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जहां एक और सभी समाजों में एकता और भाईचारे की मिसाल देखने को मिलती है, वहीं आज इंदौर में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य वैष्णव बैरागी समाज की एक विशेष झलक देखने को मिली। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य वैष्णव बैरागी समाज संघ इंदौर के अध्यक्ष श्री बद्री बैरागी का जन्मदिन आज समाजजनों के बीच सादगी और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जन, पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवा, एकता और संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया गया। अध्यक्ष श्री बद्री बैरागी ने अपने संबोधन में कहा कि समाज सेवा ही परम धर्म है और आने वाले समय में समाज को और अधिक संगठित कर नई दिशा और नए मार्गदर्शन देने का निरंतर प्रयास किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि समाज के युवाओं को आगे लाकर शिक्षा, संस्कार और सेवा के क्षेत्र में सकारात्मक कार्य किए जाएंगे, जिससे समाज की पहचान और अधिक मजबूत हो सके। इस अवसर पर समाज के सभी वरिष्ठ जनों ने श्री बद्री बैरागी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दलपत सागर में 101 दीपकों का प्रज्वलन कर यातायात पुलिस और कुटुंब ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर स्थित दलपत सागर में आगामी बसंत पंचमी के दिन होने वाले भव्य दीपोत्सव के प्रचार प्रसार के विविध कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्न संगठनों और समाज सेवियों के द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार देर शाम यातायात पुलिस और कुटुंब ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में दलपत सागर में 101 दीपकों का प्रज्वलन कर स्वच्छता का शपथ लिया गया। इस दौरान यातायात पुलिस और कुटुंब ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत वहां नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें यातायात सुरक्षा नियमों और दुर्घटना से बचाव की जानकारी दी गई। ज्ञात है कि दलपत सागर में आगामी 23 जनवरी बसंत पंचमी को जिला प्रशासन व नगर निगम द्वारा दलपत दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर दलपत सागर में प्रतिदिन 101 दीपकों का प्रज्वलन किया जाता है। लेकिन दलपत सागर दलपत दीपोत्सव के नाम से यहाँ पे लगातार 101 दिया जलाया जा रहा है। विभिन्न समाज के लोग, विभिन्न संस्था के लोग यहाँ पे आकर दलपत दीपोत्सव के संबंध में स्वच्छता को लेकर शपथ भी लेते हैं और लोगों से आह्वान भी करते हैं। दलपत दीपोत्सव पिछले 4 वर्ष से लगातार हो रहा है और इसके कारण एक शहर में स्वच्छता का वातावरण भी बनता है। शहर के लोगों को एक अच्छी जगह देखने को मिलती है। यहाँ पे आते हैं, आपको पता है 20 से 25 हजार लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और आपको ये बहुत अच्छा अवसर है कि बसंत पंचमी के दिन हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और 150वीं जयंती है वंदे मातरम गान की, इसलिए वंदे मातरम गान को भी इससे जोड़ा गया है। हम सब लोग स्वच्छता, मतलब संदेश हमारा बहुत स्पष्ट है, स्वच्छता के लिए एक दिया स्वच्छता के नाम, ये इस कार्यक्रम को हाथ में लेकर कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं शहर के तमाम जो सामाजिक संगठन हैं और आज तो हमारे यातायात के पुलिस के साथियों ने भी बहुत अच्छा नुक्कड़ नाटक भी किया और स्वच्छता के संबंध में उन्होंने शपथ भी लिया है और शपथ के साथ साथ अवेयरनेस के कार्यक्रम भी लगातार वो चला रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे कुटुंब ह्यूमैनिटी वेलफेयर संस्था के लोग हैं, हर्ष जी इसके अध्यक्ष हैं और बाकी साथी भी सब लोग हैं यहाँ पर और उनका भी सहयोग आज अच्छे पैमाने में मिला है। हमारे ट्रीमैन संपत जी यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो एक प्रकार से पूरा शहर जो स्वच्छता के प्रति शहर को ठीक करना चाहता है, उनकी भावनाएं, उनकी संवेदनाएं लगातार इस कार्यक्रम से जुड़ रही है और हमारा मकसद भी यही है कि इसके माध्यम से
शहर में एक मैसेज जाना जाए कि हम स्वच्छता जो है वो हम सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ नगर निगम की नहीं, हमारी मतलब स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है। भाव सब में उत्पन्न होगा तो निश्चित रूप से हम शहर को जैसा हम बनाना चाहते हैं, जिस प्रकार का हमने संकल्प लिया है, दृढ़ संकल्प लिया है कि जगदलपुर शहर को नंबर 1 की रैंकिंग में लाना, नंबर 1 की रैंकिंग में भी लाना और एक स्वस्थ वातावरण बनाने का जो निर्माण करने का हमारा संकल्प है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। सड़क सुरक्षा माह 2026 जो 1 जनवरी से लगातार चालू है और लोगों को अधिक से अधिक सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है मुख्य उद्देश्य। आप देखेंगे कि आए दिन सड़क हादसाएं हो रहा है जिसमें हम लोग अपने चीज परिचित दोस्त यार रिश्ते नातेदार को खो देते हैं, ताकि घटनाएं ना हो और किसी की अकाल मृत्यु ना हो। इसको लेकर के एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया था आज दलपत सागर में, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग आए थे, महापौर साहब भी आए थे और नगर निगम प्रशासन आए थे, बहुत सारे गणमान्य नागरिक भी आए थे, जिन्होंने काफ़ी सुना और काफ़ी सराहा है। और इसमें कुटुंब जो वेलफेयर सोसाइटी है उनका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके द्वारा ये बहुत अच्छी चीज़ प्रस्तुति की दिया गया है एक डेमो के माध्यम से कि सड़क पर चलने में यदि किसी तरीके से लापरवाही होने से किस तरीके से हादसे होता है, हादसे के होने के बाद किस तरीके से अपना चोटिल हो जाते हैं और जान तक चले जाते हैं। यही था मेन उद्देश्य। और आज इसी साथ साथ एक दीपोत्सव वाला कार्यक्रम जो प्रथम रूप से दीप प्रज्वलन का था, जो महापौर साहब आए थे और उनके द्वारा दीप प्रज्वलन कर आज प्रारंभ किया गया, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण होता है और शहर स्वच्छ रहेगा तो हम सब स्वस्थ रहेंगे, यही उद्देश्य है। और इस में हमारा एक संकल्प भी है ताकि शहर पूरी तरीके से साफ और स्वच्छ रहे। आज दलपत दीपोत्सव जो आगामी 23 जनवरी को दलपत सागर पे होने वाला है, उसको लेकर जो दलपत दीपोत्सव और नगर निगम के माध्यम से पूरे समाजों को जोड़कर जो एक कार्यक्रम किया जा रहा है, ये सिर्फ दलपत दीपोत्सव का ही कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है, बल्कि बाकायदा स्वच्छता अभियान भी बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है और एक यहाँ से मैसेज भी दिया जा रहा है। आज जिस प्रकार से यातायात को लेकर एक नुक्कड़ नाटक किया गया था, तो जो सामाजिक सद्भावना के साथ सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छता, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है, यदि हम अपने आप को स्वच्छ रखते हैं तो एक बहुत अच्छी पहल है ये। इसी पहल में जिस प्रकार से मुझे भी आमंत्रित किया गया था तो उसके लिए आभार। और आज 101 दीप प्रज्वलित किया गया है और इसके माध्यम से विभिन्न समाज संगठन के लोग शामिल हुए और इसी ये लगातार मुझे जैसा मैं पिछले 10 दिनों से भी देख रहा हूँ, आने वाले 23 तारीख को बहुत सारे समाजों को लगातार अपने स्वच्छता को लेकर जो जन जागरण चलाया जा रहा है, मुझे लगता है कि यदि हम और आप स्वयं से यदि गंदगी फैलाना कर दें तो हमारा शहर बहुत अच्छे से स्वच्छ और साफ सुथरा रहे। हमारी संस्था कुटुंब ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन, हम पिछले 1 वर्ष से कार्य कर रहे हैं और हाल में हमारी टीम जो है अभी पिछले कुछ दिन पहले दीपोत्सव में पार्टिसिपेट किए थे हम लोगों ने, और उसके बाद सड़क सुरक्षा जो है यातायात विभाग के साथ हमने हिस्सा लिया और सड़क जागरूकता कार्यक्रम में हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि यातायात नियमों को हमको पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी स्वयं की सुरक्षा के साथ साथ लोगों की सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है हमारे शहर में। और हम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारे ग्रुप में मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, कुछ शिक्षक हैं और कुछ बिजनेसमैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो समाज में जागरूकता कार्यक्रम और समाज को बेहतर बनाने के लिए कार्य करना चाहते हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा 26 के अंतर्गत दलपत सागर परिसर में पुलिस विभाग एवं कुटुंब ह्यूमैनिटी वेलफेयर में हम लोगों ने संयुक्त सदस्यों से सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को यातायात के नियमों को पालन करने के लिए प्रेरित करने के लिए किया गया है। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने हेलमेट, सीट बेल्ट और वैध लाइसेंस तथा ड्रिंक एंड ड्राइव से बचने के लिए संदेश दिया है। वहीं नुक्कड़ नाटक एवं जन संवाद के माध्यम से आम जन को सुरक्षित यातायात के लिए जागरूक किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
समाजवादी पार्टी का 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा सोनभद्र। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष, 2 सांसद और 2 विधायक समेत स्थानीय नेता शामिल। प्रतिनिधिमंडल ने ओबरा के पत्थर खदान हादसे में जान गंवाने वाले 7 श्रमिकों के परिवारों से मुलाकात की। सपा प्रतिनिधिमंडल ने प्रत्येक पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए का चेक वितरित किया। प्रतिनिधिमंडल में सरकार से मांग अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मृतकों के परिवारों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दे। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि यह हादसा खनन नियमों की धज्जियां उड़ाने और दबंगों द्वारा किए जा रहे अवैध खनन के कारण हुआ है। प्रतिनिधिमंडल अवैध खदानों में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं और बेल लगाम खनन व्यवसायी श्रमिकों से गहरी खदानों में काम कराते हैं। पीड़ित परिवारों ने भी सरकार से 40 से 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की ताकि वे अपना जीवन यापन कर सके। सपा ने सरकार से खदान की वैधता, खनन नियमों का पालन, श्रमिकों की सुरक्षा के इंतजाम और आकस्मिक मृत्यु के बाद मुआवजे जैसे बिंदुओं पर गहन जांच की मांग की। बिल्लीवार कुंडे स्थित कृष्णा माइनिंग में बीते 15 नवंबर को हुए हादसे में मृत श्रमिकों के पीड़ित परिजनों से मिला प्रतिनिधिमंडल। रिपोर्टर घनश्याम पांडे। किस गांव के निवासी हैं? यहाँ आज आप लोग किस लिए आए थे? तो कौन आया था सपा का बड़ा नेता? प्रत्याशी लोग आए थे, क्या वो सब बोले हैं? और सरकार से क्या बोले हैं दिलवाने के लिए? सरकार की तरफ से कितने मुआवजे की डिमांड की हैं सब? मतलब 50 लाख की मुआवजे की मांग है आपको? कितने बच्चे हैं? अभी तक कितनी सरकार द्वारा कितना पैसा मिला? और कृषि यूनियन के द्वारा भी कुछ मिला है? 5 लाख। तो इस हादसे में आप कौन था जो? और घर में सास ससुर हैं, वो कमाते हैं? आपके घर में कमाने वाला कौन है अभी? आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि वो पर्दे के पीछे रहते हैं। सामने किसी का नाम और किसी और का काम कोई और कर रहा है, ये सब आप जानते हैं, आप यही के मीडिया साथी हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या ऐसे लोगों पर अंकुश नहीं है लगाने चाहिए? सरकार करेगी। आवाज तो दे रहा हूँ ना, आवाज तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन इस पर सरकार, जब आप सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? 6 किलोमीटर दूर पर मुख्यमंत्री जी हैं और 7 लोग मर गए। कोई संज्ञान आया, चेहरे पे सिकन आई? क्या किसी ने आकर के संवेदना व्यक्त की? क्या किसी ने इनके अधिकार के लिए इनको धन की हानि का कोई मुआवजा दिया? ये अब मैं ये आप नीचे के सतही स्तर पे आ गए। मैं आ गया हूँ, हमारा जो संविधान कहता है, और हम संविधान के ऊपर वार कर रहे हैं। और संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, और जो अपनी भूमिका को ठीक तरीके से अदा नहीं कर पाती। देखिए, ये सभी हमारे जो पीड़ित परिवार है, ये पिछले दिनों गए थे लखनऊ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे। वहाँ पर इनके परिवार को 30,000 रुपये नगद प्लस बच्चों, जितने बच्चे गए थे उनको भी उन्होंने सहायता की थी। जो भी परिवार के सदस्य गए थे सबको दिया था। और यह वहाँ से घोषणा की थी कि हम परिवार को पार्टी की तरफ से 1-1 लाख रुपया सहायता देंगे। और सरकार से मांग की कि कम से कम एक परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिया जाए, ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। हम देखे हैं, हमारे सामने ही आकर के चेक हमारी बहनों ने लिया है। हमने देखा कि गोदी में 2-2 बच्चे हैं, उनके बूढ़े माँ बाप हैं, वो कैसे वो परिवार को चलाएंगे, किस तरीके से उनका भरण पोषण करेगी। जो सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार अपनी जिम्मेदारी का वहन नहीं कर पा रही है। इसलिए हम लोग जो है कि इनको सांत्वना देने के लिए आए हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हम आपकी मदद करेंगे और आपके आवास की मदद करेंगे। हम
सभी जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हर परिवार को 40,40,000 रुपये जो है कि हर परिवार को, हर महिला को वो जो है कि सहायता प्रदान करेंगे ताकि अपना रोजी रोटी का इंतजाम कर सके अपने नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रेस क्लब का वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित। मालदा के इंग्लिश बाजार स्थित नॉर्थ बंगाल प्रेस क्लब का सालाना कल्चरल प्रोग्राम, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, मेरिटोरियस लोगों का रिसेप्शन वगैरह बड़ी धूमधाम से हुआ। नॉर्थ बंगाल प्रेस क्लब की तरफ से मालदा जिले के अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले 70 लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के नाम शूद्र विकास परिषद के महत्वपूर्ण सदस्य मुकुल चंद्र बैराग के, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के एक पूर्व मंत्री और इंग्लिश बाजार नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन कृष्णेंद्र नारायण चौधरी, मालदा जिले के प्रतिष्ठित शिक्षक धनंजय घोष, मालदा जिले के महिला पुलिस स्टेशन के ओसी चुनिया मुर्मू, मौसमी राय मल्लिक, नारायणपुर बीएसएफ अधिकारी अमल कृष्ण सैंथिया, हबीबपुर ब्लॉक के सहायक निदेशक डॉक्टर अजीत कुमार मलिक और BL&LR और स्वप्न तरफदार उज्जवल साहा, मालदा मर्चेंट ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेताओं में से एक द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके अलावा मंच पर प्रतिष्ठित और जानकार लोग उपस्थित थे। उत्तर बंगाल प्रेस क्लब के कई पत्रकारों को सम्मानित किया गया। मालदा जिले की करीब 20 पूजा कमेटियों को बेस्ट ऑनर से सम्मानित किया गया। डांस, सिंगिंग और अलग अलग प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले सभी युवाओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। नॉर्थ बंगाल प्रेस क्लब के सेक्रेटरी रामचंद्र मंडल और असिस्टेंट सेक्रेटरी सुमन कुंडू और कई अधिकारियों ने बहुत खूबसूरती से प्रोग्राम को सफल बनाया। আর এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য মানে যার ডাকে আমি এসেছি নর্থ বেঙ্গল প্রেস ক্লাবের সম্পাদক শ্রী রামচন্দ্র মন্ডল মহাশয় এবং আরও অনেকে আছেন, সুমন কুন্ডু মহাশয়, সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমি বলছি প্রোগ্রাম খুব ভালো হয়েছে, ভালো প্রচেষ্টা। প্রত্যেকটা পুজো কমিটিকে যেভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে তাতে আশা করি তারা ভালোভাবে করে আরও ভালোভাবে পুজো করার, নিজেদেরকে আরও মানে নতুনভাবে সবার সামনে উন্মোচিত করার চেষ্টা করবে। এটা একটা ভালো উদ্যোগ। এই প্রোগ্রামে থাকতে পেরে আমি নিজে গর্বিত বোধ করছি এবং এই প্রোগ্রামের আমি উত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। প্রেস ক্লাব মালদা শাখার পক্ষ থেকে শারদ সম্মান এবং এই উৎসব, সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করেছে। আমরা তাদের পাশে আছি এবং বিভিন্ন গুণীজন সম্বর্ধনা তারা করবেন, বিভিন্ন কলা কৌশলী এখানে নৃত্য পরিবেশন করবেন, কালচারাল প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। সকলকে এই উৎসবে আমেজে সকলেই অংশগ্রহণ করার জন্য আবারও ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, নমস্কার, সালাম, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। প্রেস ক্লাব অফ নর্থ বেঙ্গলের বুধবার 14 তারিখ মালদা টাউন হলে অনুষ্ঠান হয়ে গেল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ক্রীড়া পুরস্কার পরিচালন ক্লাবকে দেওয়া হলো। নাচ, গান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমরা এবছর নয় প্রত্যেক বছরে করি, সামনে আমরা আরও ভালো করে করব। হ্যাঁ, প্রেস ক্লাব অফ নর্থ বেঙ্গলের সম্পাদক রামচন্দ্র মন্ডল। নমস্কার। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव मिलने की घटना से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही ओपरा थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव के कब्जे में लिया। घटनास्थल पर शौचालय निर्माण कार्य चल रहा है और सट्टा ट्रांसफार्मर खुला हुआ है, जिससे मौत का कारण करंट लगना बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप ट्रांसफार्मर का रास्ता खुले होने की लापरवाही दुर्घटना का कारण बनी। घटना की सूचना पर सीओ ओपरा अमित कुमार भी घटनास्थल का दौरा किया। सीओ ने कहा घटनास्थल पर टॉयलेट और पानी की बोतल मिली है, जिससे आशंका और मजबूत होती है कि मृतक शौच के लिए आया था। सीओ ने बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौके के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी।
फिलहाल सबकी पहचान कराने में जुटी पुलिस। ओबरा थाना क्षेत्र में हनुमान मंदिर तिराहे के पास स्थित शौचालय के पास बुधवार की घटना। सर यहाँ पे घटना हुआ है सर, घटने में मौके पर सर आए हुए, क्या मामला है सर पूरा? आज सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास सुभाष तिराहे के पास ओबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, उसकी बाउंड्री टूटी हुई है, वहीं पर शौचालय भी निर्माणाधीन है और जिसकी वजह से वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। तो वहाँ पर एक संदिग्ध व्यक्तियों में एक व्यक्ति की मृत्यु होना की सूचना मिली, वहाँ पर शव पड़ा हुआ था। तो उसके संबंध में जैसे सूचना मिली थाना ओबरा से तत्कालीन पुलिस द्वारा उसे आया गया और शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शव की अभी पहचान नहीं हो पाई है, पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है कि जिसके परिवार उसके परिजनों से जल्दी मुलाकात की जाए और उन्हें सूचित किया जा सके। सर यहाँ पे जनता कुछ आरोप लगा हुआ है सर, शौचालय का काम भी चल रहा है, इसी कारण जो है कि ठेकेदार की लापरवाही द्वारा ये घटना हुआ है सर, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? अभी तो इस संबंध में ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा। जहाँ पर उसका शव पड़ा हुआ था वहाँ पर टॉयलेट और एक पानी की बोतल भी रखी हुई है और यहाँ पर लोग टॉयलेट बाथरूम करने भी आते हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद वो शौच के लिए आया हुआ था और वही ट्रांसफार्मर के झटके से उसको जो है हो गया है। बाकी चीज़ें पोस्टमार्टम के दौरान पता चलेंगी, पोस्टमार्टम से घटना का वास्तविक कारण पता चल जाएगा। सर कोई पहचान नहीं मिला उसका? अभी पहचान नहीं हो पाई है, पहचान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी का 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा सोनभद्र। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष, 2 सांसद और 2 विधायक समेत स्थानीय नेता शामिल। प्रतिनिधिमंडल ने ओबरा के पत्थर खदान हादसे में जान गंवाने वाले 7 श्रमिकों के परिवारों से मुलाकात की। सपा प्रतिनिधिमंडल ने प्रत्येक पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए का चेक वितरित किया। प्रतिनिधिमंडल में सरकार से मांग अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मृतकों के परिवारों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दे। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि यह हादसा खनन नियमों की धज्जियां उड़ाने और दबंगों द्वारा किए जा रहे अवैध खनन के कारण हुआ है। प्रतिनिधिमंडल अवैध खदानों में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं और बेल लगाम खनन व्यवसायी श्रमिकों से गहरी खदानों में काम कराते हैं। पीड़ित परिवारों ने भी सरकार से 40 से 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की ताकि वे अपना जीवन यापन कर सके। सपा ने सरकार से खदान की वैधता, खनन नियमों का पालन, श्रमिकों की सुरक्षा के इंतजाम और आकस्मिक मृत्यु के बाद मुआवजे जैसे बिंदुओं पर गहन जांच की मांग की। बिल्लीवार कुंडे स्थित कृष्णा माइनिंग में बीते 15 नवंबर को हुए हादसे में मृत श्रमिकों के पीड़ित परिजनों से मिला प्रतिनिधिमंडल। किस गांव के निवासी हैं? यहाँ आज आप लोग किस लिए आए थे? तो कौन आया था सपा का बड़ा नेता? प्रत्याशी लोग आए थे, क्या वो सब बोले हैं? और सरकार से क्या बोले हैं दिलवाने के लिए? सरकार की तरफ से कितने मुआवजे की डिमांड की हैं सर? मतलब 50 लाख की मुआवजे की मांग है आपको? कितने बच्चे हैं? अभी तक कितनी सरकार द्वारा कितना पैसा मिला? और क्रेशर यूनियन के द्वारा भी कुछ मिला है 5 लाख। तो इस हादसे में आप कौन था जो? और घर में सास ससुर हैं, वो कमाते हैं? आपके घर में कमाने वाला कौन है अभी? आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि वो पर्दे के पीछे रहते हैं। सामने किसी का नाम और किसी और का काम कोई और कर रहा है, ये सब आप जानते हैं, आप यही के मीडिया साथी हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या ऐसे लोगों पर अंकुश नहीं है, लगानी चाहिए, सरकार करेगी। आवाज तो दे रहा हूँ ना, आवाज तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन इस पर सरकार, जब आप सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? 6 किलोमीटर दूर पर मुख्यमंत्री जी हैं और 7 लोग मर गए, कोई संज्ञान आया, चेहरे पे संज्ञान आई?
क्या किसी ने आकर के संवेदना व्यक्त की? क्या किसी ने इनके अधिकार के लिए इनको धन की हानि का कोई मुआवजा दिया? ये अब मैं ये आप नीचे के सतही स्तर पे आ गए। मैं आ गया हूँ हमारा जो संविधान कहता है, हम संविधान के ऊपर वार कर रहे हैं। और संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, और जो अपनी भूमिका को ठीक तरीके से अदा नहीं कर पाती। देखिए, ये सभी हमारे जो पीड़ित परिवार है, ये पिछले दिनों गए थे लखनऊ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे। वहाँ पर इनके परिवार को 30,000 रुपये नगद प्लस बच्चों, जितने बच्चे गए थे उनको भी उन्होंने सहायता की थी। जो भी परिवार के सदस्य गए थे सबको दिया था। और यह वहाँ से घोषणा की थी कि हम परिवार को पार्टी की तरफ से 1-1 लाख रुपया सहायता देंगे। और सरकार से मांग की कि कम से कम एक परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिया जाए, ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। हम देखे हैं, हमारे सामने ही आकर के चेक हमारी बहनों ने लिया है। हमने देखा कि गोदी में 2-2 बच्चे हैं, उनके बूढ़े माँ बाप हैं, वो कैसे वो परिवार को चलाएंगे, किस तरीके से उनका भरण पोषण करेगी। जो सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी का वहन नहीं कर पा रही है, इसलिए हम लोग जो है कि इनको सांत्वना देने के लिए आए हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हम आपकी मदद करेंगे और आपके आवास की मदद करेंगे। हम सभी जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हर परिवार को 40,000 रुपये जो है कि हर परिवार को, हर महिला को वो जो है कि सहायता प्रदान करेंगे, ताकि अपना रोजी रोटी का इंतजाम कर सके अपने परिवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मालदा में बुक फेयर का रंगारंग उद्घाटन। गुरुवार दोपहर को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एजुकेशन एंड लाइब्रेरी सर्विसेज और मालदा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की पहल पर मालदा कॉलेज ग्राउंड में मालदा डिस्ट्रिक्ट बुक फेयर और एग्जीबिशन का उद्घाटन रिबन काट कर, टॉर्च जलाकर, नीले और सफेद गुब्बारे छोड़कर और दिया जलाकर किया गया। उद्घाटन से पहले मालदा वृंदावनी ग्राउंड से एक बहुत बड़ा रंगारंग जुलूस निकला। जुलूस में स्कूल, कॉलेज समेत कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन शामिल हुए। मालदा के पारंपरिक रीति रिवाज, जिसमें सीरियस आर्टिस्ट और ट्राइबल डांस शामिल थे, ने हिस्सा लिया। जुलूस के शहर का चक्कर लगाने के बाद मालदा कॉलेज ग्राउंड में बुक फेयर के एंट्रेंस पर रिबन काटकर बुक फेयर का ऑफिशियली उद्घाटन किया गया। फिर बुक फेयर परिसर में टॉर्च जलाकर और गुब्बारे छोड़कर मेले का उद्घाटन किया गया। मेले का उद्घाटन लाइब्रेरी मिनिस्टर सिद्दीकुल्ला चौधरी ने किया। मशहूर लेखिका अर्पिता सरकार, मालदा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्रेसिडेंट लिपिका बर्मन घोष, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रीति गोयल, इंग्लिश बाजार म्यूनिसिपैलिटी के मेयर कृष्णेंद्र नारायण चौधरी, मालदा डिस्ट्रिक्ट बुक फेयर कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रोसेनजीत दास, विश्वजीत घोष और दूसरे खास मेहमान भी मौजूद थे। बुक फेयर 16 से 21 जनवरी तक चलेगा। इस बुक फेयर में करीब 150 अलग अलग पब्लिशर्स के स्टॉल्स होंगे। 50 और स्टॉल्स हैं। कई तरह के कल्चरल स्टेज भी होंगे। मालदा डिस्ट्रिक्ट बुक फेयर की जगह पर 50 से ज्यादा कॉम्पिटिशन। কারণ বাংলা বইয়ে যে লেখাগুলো আমরা পাবো, আমার মনে হয় না পৃথিবীর সাহিত্যে সেটা আছে। আমি খুব বড় মুখ করে বললাম, পৃথিবীর সাহিত্যে নেই এত সম্পদ আছে বাংলা সাহিত্যে। একটা মানুষ গোটা জীবন পড়েও গোটা বাংলা সাহিত্যের কিচ্ছু শেষ করতে পারবে না। রবীন্দ্রনাথই শেষ করতে পারবে না, বাংলা সাহিত্য তো আরো অনেক বড় ব্যাপার। যাই হোক, বই মেলাতে যেহেতু এত মানুষ দেখছি, আমার মনে হয় এটা তো অন্য কোনো মেলা নয়, বই মেলা। তাই বইয়ের টানেই সাহিত্যপ্রেমী মানুষরা এসছে। এবং ডিজিটাল মিডিয়াতেও আমি লেখালেখি করি, তো ডিজিটাল মিডিয়ার সাথে কোনো রকম কোনো সংঘাত নেই। পড়া চলুক, যুগের সাথে আমরা এগিয়েছি। মোবাইল, কম্পিউটার, ল্যাপটপ সব এসেছে, সেগুলো এখন আর বলতে পারি না না এগুলো নেব না, শুধু
কাঠমোড়াটের বইয়ের মধ্যেই পড়ব। আমি বলছি, আমি যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখতাম তখন আমাকে অনেকে বলেছে সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখলে ওই সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচুর লাইক কমেন্টস আসছে, কিন্তু বই কিন্তু বিক্রি হবে না। তো 2017 সালে যখন আমার প্রথম কলকাতা বইমেলায় বই বেরোলো, আমি দেখলাম যে আমার সোশ্যাল মিডিয়ার পাঠকরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার বই পড়বে বলে। এটা আমার কাছে খুব বড় প্রাপ্তি। তাই পাঠক কিন্তু পাঠকই হয়, সে ডিজিটাল মিডিয়ামই পড়ুক বা বইয়ের আকারই পড়ুক, তবে বইটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, কারণ ওই যে কালো অক্ষরগুলো ভীষণ টানে। আর একাকিত্বই হোক আনন্দই হোক, সব থেকে কাছের সঙ্গী কিন্তু আপনাকে আঘাত দিতেই পারে, বই দেবে না। একটা বইকে যদি আপনি অবসর যাপনের সঙ্গী হিসাবে কিছুক্ষণের জন্য রাখেন, আপনার দুঃখগুলো কষ্টগুলো আপনি ভুলে যাবেন। আমাকে বহু পাঠক এসে বলেন যে দিদি ডিপ্রেশনে ভুগছি, পরিবারের এর কাছ থেকে আঘাত পেয়েছি, ওর কাছ থেকে আঘাত পেয়েছি, কোন বই পড়ব? আমি কখনো আমার বই বলি, কখনো অন্য রাইটারদের বই বলি, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যদি প্রথম থেকেই বই পড়ার অভ্যাসটা থাকে তাহলে এই ডিপ্রেশন নামক জিনিসটা আসবে না, কারণ আপনার সব থেকে কাছের বন্ধুই তো আপনার কাছে আছে। সেই বইয়ের মধ্যে যে চরিত্রগুলো আছে তার সাথে নিজেকে রিলেট করুন, সে যদি পারে তাহলে আপনিও পারবেন, অবশ্যই পারবেন। আশা করি আমার অনেক পাঠক মালদা বইমেলায় আছেন, আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় দিয়েছিলাম, তারা এসছেন। তো আমার বই এখানে, আমার 3টে প্রকাশকই এখানে এসছেন, দেশ, দ্বীপ এবং পত্রভারতী। তো আমি থাকবো দেশে পাঠকদের সাথে দেখা করার জন্য। এই সুযোগ তো বারবার হয় না, সবাই তো কলকাতা বইমেলা এত দূর থেকে এগিয়ে উঠতে পারে না। তো খুব ইচ্ছা করে যে জেলার পাঠকদের সঙ্গে দেখা করি, এবং এটা সিদ্ধান্ত নিয়েইছি প্রত্যেকবার অন্তত 4টে থেকে 5টা বইমেলায়, জেলা বইমেলায় যাব এবং জেলার পাঠকদের খুব কাছে যাব। আমার কোন কোন বই পড়ে কোন কোন চরিত্র তাদের ভালো লেগেছে সেগুলো একদম সামনে থেকে শুনবো। লেখকের সাথে পাঠকের সম্পর্কটা খুব কাছে, খুব আত্মিক সম্পর্ক, সেটা যতদিন ধরে থাকবে লেখক পাঠক সম্পর্ক থাকবে, প্রকাশক থাকবে, একটা বিশাল বিশাল ইন্ডাস্ট্রি বেঁচে থাকবে। কারণ বই তো একটা শিল্প, এর পেছনে প্রচুর প্রচুর মানুষ কাজ করছেন, তারাও বেঁচে থাকবেন। একটু আগেই সিদ্দিকুল্লাহ বাবু বললেন যে কত লক্ষ টাকার, আমার হিসেবটা জানি না, কত লক্ষ টাকার বই বিক্রি হয়েছে। তো এটা তো আমাদের অর্থনীতিও চাঙ্গা হচ্ছে, সঙ্গে শিক্ষাও পৌঁছে যাচ্ছে, কারণ বই তো কুশিক্ষা দেবে না। ভালো থাকবেন। এত বড় মালদা বইমেলা দেখে আমার সত্যি ভীষণ ভালো লাগছে, এবং সকালেও আমাকে একটু মালদা উত্তরবঙ্গ খবর থেকেও ইন্টারভিউ নিতে গিয়েছিল যে কলকাতা বইমেলার পরে এত বড় বইমেলা কেমন লাগছে। সত্যি ভীষণ ভালো লাগছে। মালদা অনেক কিছুর জন্য বিখ্যাত, রেশম শিল্প, মালদার বিভিন্ন রকম শিল্প রয়েছে যেগুলো, সেগুলোর জন্য মালদা বিখ্যাত। এখন দেখলাম মালদা কিন্তু বই মেলার জন্যও বিখ্যাত। ভবিষ্যতে আমি এটাও লিখবো যে কলকাতা বইমেলার পরে আর একটা বড় বইমেলায় গিয়েছিলাম, সেটা মালদা বইমেলা। ভালো থাকবেন সবাই, বই পড়ুন, আবার দেখা হবে। নমস্কার। মালদা জেলা 37তম বইমেলা আজকে বর্ণাঢ্য বই মিছিলের মধ্য দিয়ে মালদা কলেজের মাঠে এসে প্রবেশ করেছে, এবং এখান থেকে আমাদের আজকে সূচনা অনুষ্ঠান। বিশেষ করে প্রায় 15 থেকে 20,000 ছাত্রছাত্রী, মালদার আপামর বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতি কর্মী, বইপ্রেমী মানুষ এবং সংস্কৃতি জগতের মানুষ, সর্বস্তরের মানুষ, ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়ে আমাদের বইমেলার মিছিলের মধ্য দিয়ে আজকে বইমেলার সূচনা হয়েছে। কতটি স্টল খোলা হয়েছে? 37তম মালদা জেলা বইমেলা। বইমেলায় প্রায় 150টি বইয়ের দোকান আছে এবং 50টি নন বুকসের দোকান আছে। প্রতিদিনই থাকছে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিকেলের ব্যালকনিতে জমজমাট আলোচনা এবং বিভিন্ন ধরনের নতুন গানের আসর, কবি মঞ্চ, সাহিত্যিক মঞ্চ, সমস্ত জায়গাতেই বিভিন্ন ধরনের স্বাদের অনুষ্ঠান। আকর্ষণীয় কোনো বইয়ের স্টল থাকছে বাইরে? আমাদের মূল মঞ্চ বন্দে মাতরম মঞ্চ নামে মঞ্চ রয়েছে, মহাশ্বেতা দেবীর নামে কবি এবং সাহিত্যিক মঞ্চ, এবং আমাদের যে সিনিয়র সিটিজেন কর্নার আছে সেটা প্রয়াত সুখ্যাত নাট্যকার পরিমল ত্রিবেদীর নামে উৎসর্জিত করা। বাংলাদেশ থেকে প্রতিবার আসে, এবার কি ধরনের বইয়ের এই ব্যাপার আছে? বাংলা, ইংরেজি সমস্ত বিষয়ের উপরে বই আছে। আমি আজকে বইমেলায় এসেছি, যেখানে অনেক ভিড় আছে আর বিভিন্ন রকমের বই আছে, যেখানে মানে কয়েকটা মানে এমনি ছড়া আছে, কয়েকটা অনেকটা মানে গম্ভীরতা আছে, অনেকটা ভিড় হয়ে আছে। ভালো লাগছে? কিন্তু ভালো লাগছে?
এদিকে আমরা যদি দেখি তাহলে এইদিকে অনেকটা ভিড় আছে, ভালো লাগছে বই মেলা এসে? কিন্তু আমরা যদি ওইদিকে দেখি ওইদিকে অনেকটা বই দিয়ে সাজানো। কেমন লাগছে এসে? খুবই ভালো লাগছে। বই মেলা প্রয়োজন? হ্যাঁ, বই মেলার প্রয়োজন হয়, কারণ এখানে অনেক রকম বই পাওয়া যায় যেগুলো হয়তো আমরা এমনি নাও পেতে পারি, আর এগুলো পড়ে যে মনে শান্তি পাওয়া যায় সেগুলো আর কোথাও পাওয়া যায় না। মানে মোবাইলেও সেরকম শান্তি নেই, এখন তো মোবাইলের যুগ। হ্যাঁ, আজকে তো সবাই মোবাইল দেখে। আসলে আমার মা বাবা আমাকে মোবাইল দেয় না, কারণ বলে যে বই পড়ে, কিন্তু বই একটা আলাদাই মজা আছে, একটা আলাদা বিশ্ব আছে যেখানে আমরা দেখতে পারবো যে কিভাবে কি হচ্ছে। তোমার নাম? ফিদান লোন। हाँ ফিদান লোন। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। संथाल आवासीय विद्यालय के बच्चों को कंबल वितरण। दुमका जिले में कड़ाके की ठंड के बीच में एक सराहनीय पहल सामने आई है। संथाल आवासीय विद्यालय मसलिया ने गरीब और वंचित परिवारों के लिए विशेष कंबल वितरण अभियान चलाया, जिससे ग्रामीण इलाकों में ठंड से जूझ रहे लोगों को राहत मिली। इस मानवीय पहल की पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता से। कड़ाके की ठंड और दूर दराज के गांवों में जीवन की जद्दोजहद, ऐसे समय में संथाल आवासीय विद्यालय मसलिया ने मानवता की मिसाल पेश की। शुक्रवार को विद्यालय प्रशासन और स्थानीय समाज सेवियों के सहयोग से विशेष कंबल वितरण अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर कौशल कुमार ने किया। टीम ने सिर्फ विद्यालय परिसर तक सीमित न रहकर झिलुआ, ताल दंगाल, हरो रायडी, पलासी और मसलिया जैसे गांवों में घर घर जाकर जरूरतमंदों की पहचान की। इस दौरान सैकड़ों कंबल वितरित किए गए, जिससे वृद्ध, विधवा, अकेले रहने वाले और अत्यंत गरीब परिवारों को राहत मिली। विद्यालय केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे संवेदनशील और समाज के प्रति जिम्मेदार बने। सेवा कार्य छात्रों में करुणा और नेतृत्व दोनों को विकसित करता है। कार्यक्रम से पहले जरूरतमंदों की सूची तैयार की गई और शिक्षकों व स्थानीय नागरिकों की मदद से वास्तविक लाभार्थियों की पहचान की गई। इस अभियान में शिक्षक चंदन नंदी, ताल दांगाल, विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक काशीनाथ हसंदा, समाजसेवी ज्योतिधर, राजेश दत्ता, सीताराम, विजय और रवि चांद हांसदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ग्रामीणों ने आगे बढ़कर सबसे जरूरतमंद लोगों की जानकारी दी। प्रधानाचार्य ने बताया कि भविष्य में कपड़ा और पढ़ाई सामग्री वितरण, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। संथाल आवासीय विद्यालय मसलिया की यह पहल न सिर्फ ठंड से राहत बनी, बल्कि समाज में इंसानियत, संवेदना और एकजुटता का मजबूत संदेश भी दे गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जमीन के विवाद में जीजा ने साले को मारी गोली, दोनों की हालत गंभीर। पन्ना पवई थाना अंतर्गत ग्राम कृष्णगढ़ क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। घटना में गोली लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं दूसरे को भी सिर्फ चोट आई है। दोनों फाइलों को समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पवई में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल कटनी रेफर किया गया। एवं पन्ना के पवई थाना क्षेत्र के कृष्णगढ़ गांव का मामला पुलिस कर रही जांच। जानकारी के अनुसार मोहम्मद रुइस 50 की बहन रवीना अख्तर के ससुराल कृष्णगढ़ गांव में है। रवीना का अपने देवर अफजल खान विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते देवर द्वारा आकर परेशान किया जा रहा था, जिससे वह अपने मायके ग्राम का करने में रह रही थी। बुधवार को रवीना अपने ससुराल कृष्णनगर पहुंची, जहां पर देवर अफजल ने यह कहकर अपमानित किया कि यहाँ क्यों आई है और वापस चली जाओ, वहाँ उसका कोई नहीं। तो मैं पानी पी रहा था अंदर, तो अंदर से आवाज़ आई रोने धोने की, तो मैंने क्या हो गया, अपने बच्चों से बोला। तो ये रानी अफजल नाम है उसका, वो वहाँ से डंडों से मारते हुए आया, तो मैंने उसको गाली गलौज करके भगाया कि क्यों मार रहा है ऐसा। तो मेरे को भी बोला कि तुम यहाँ आएगा तो ठीक नहीं होगा। तो मैंने इनको अपने घर में रखा और यहाँ सीधे थाने लेके आया। तो FR आई भाई है, और फिर उनके मामू यहाँ पवई आए कि कैसा क्या हो गया। तो मैंने कहा यार बहन को मारा है इसने, ये गलत बात है। तो यहाँ ट्रीटमेंट हुआ, तो कल चले गए। रात में लेटे रहे उनके भाई लोग, मामू लोग हमारे यहाँ, तो मंजन अंजन कर रहे थे। तो ये रानू सुबह टाइम आया है और कह रहा था कहाँ है मादर चोट निकले, यहाँ मैं देख रहा हूँ उसको। तो
ये लोग फिर पीछा किए कि काहे गाली गलौज कराओ, फिर इसने अफजल ने गोली मार दी। कितने बजे की घटना है? 6:30 बजे की घटना। आज सुबह। और लड़ाई किस बात पे हुई? ये लड़ाई पुराना मैटर है, जगह जमीन का। कहाँ घायल हुए हैं और कहाँ पहुँचे हैं? ये घायल हुए हैं कृष्णगढ़ में, तो कटनी रेफर हो गए। क्या नाम? तो रास्ता में नहर पास 2-3 लोग मार दी, गिरा दिया, मारा। क्या कारण था? उन्होंने बहन को कल मारा था, तो हम लोग आए थे देखने के लिए। क्या नाम है आपका? रहीम मोहम्मद चक्रेती। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राजगीर में वनभोज का आयोजन। नालंदा जिले के राजगीर में वनभोज का आयोजन किया गया। प्रत्येक साल 15 जनवरी को बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा मनाया जाता है। उसमें जदयू के जितने भी कार्यकर्ता हैं वह भी उसमें आते हैं। इस जेडीयू नेताओं का नाम इस प्रकार है: अरविंद पटेल जदयू प्रखंड अध्यक्ष, बेन साहब विश्व सूत्री अध्यक्ष, टुनटुन सिंह मीडिया प्रभारी, संतोष कुमार, विजय कुमार, कुमुद कुमार, ओम प्रकाश सिंह, सुनील पासवान, अजीत सिंह, जीतू मांझी। इस प्रकार वहां जयदेव नेताओं का तांता लगा रहा और श्रवण कुमार योगी बिहार सरकार में मंत्री हैं। वह वहां पर अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। भोजनालय या भोजन का कार्यक्रम चल रहा है, जूता चप्पल पहनकर कृपया उधर नहीं जाएं। आप आमंत्रित साथियों से सादर अनुरोध है कि कृपया जूता चप्पल उतारकर ही भोजन करने के कारपेट पर बैठें। पार्टी का सदस्यता का कार्यक्रम चल रहा है। जो साथी सदस्य जनता दल यू का नहीं बने हैं वह काउंटर पर जाकर सदस्य बने। जो साथी का किसी भी तरह का सलाह या सुझाव देना है, सुझाव पर्ची है उस पर भरकर सुझाव भी दे सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट। कोरबा जिले के पाली विकासखंड अंतर्गत धानोपार्जन केंद्र, चैतमा व पोड़ी केंद्र का हाल बुरा है। इन जगहों से धान का उठाव और परिवहन की गति बेहद धीमी होने की वजह से कई तरह का समस्या सामने आ रही है, जहां समिति के सदस्यों एवं कर्मचारियों को सूखत की चिंता सताने लगी है। वहीं दूसरी ओर किसान को अब धान रखने जगह के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में इस बार प्रति क्विंटल 3100 रुपए के हिसाब से धान की खरीदी हो रही है। इसी कड़ी में कोरबा जिले के चैतमा एवं पोड़ी उपार्जन केंद्र में शासन के किसान हितैषी व्यवस्था अनुसार कृषकों की धान की खरीदी तो की जा रही है और उन किसानों को धान का पैसा भी मिल गया, लेकिन इन उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव बेहद धीमी गति से होने के कारण धान का बम्पर स्टॉक पड़ा हुआ है। इससे न केवल प्रति बोरी में लगभग 2 से 3 किलो धान सूख रहा है और इसका सीधा नुकसान धान उपार्जन केंद्रों को होगा। वहीं जगह सिकुड़ने से किसानों को भी अपना धान खरीदने रखने में परेशानी हो रही है। चैतमा व पोड़ी केंद्र में धान की आवक ज्यादा और मिलर्स द्वारा उठाव न के बराबर हो रहा है, जिससे केंद्र भंडारण क्षमता से ऊपर जा रहा है और हजारों कुंटल धान जाम होने से खरीदी प्रभावित हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा इसे तेज करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन राइस मिलर्स जमीनी स्तर पर धान का उठाव को लेकर सुस्त रवैया अपना रहे हैं, जिससे यह समस्या उत्पन्न हुई है। ऐसे में समय पर धान का उठाव नहीं होने से समिति के कर्मचारियों को चिंता सताने लगी है, क्योंकि धान सूखत की गाज समिति कर्मचारियों के ऊपर ही गिरता है। इसे लेकर उनका कहना है कि धान उठाव कार्य कचुआगत से चल रहा है। परिवहनकर्ता 1 से 2 गाड़ी भेज रहे हैं तो कई दिन गाड़ी ही नहीं लगती, जबकि जरूरत अधिक गाड़ी और नियमित उठाव की है। हम अपने स्तर से पूरा सहयोग कर रहे हैं, फिर भी किसानों को अपना धान रखने की समस्या जा रही है। इस हालत में धान खरीदी सीजन में चैतमा और पोड़ी
उपार्जन केंद्र से धान के उठाव की धीमी गति एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जो किसानों एवं व्यवस्था दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। जिला प्रशासन को इस ओर गंभीरता दिखाने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। किचन में गैस सिलेंडर के पीछे फन फैलाए बैठा था नाग। नोवा नेचर की टीम ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। 14 जनवरी 2026 कोरबा जिले के सिंगापुर क्षेत्र के मंगलवार दोपहर एक घर के किचन में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सिलेंडर के पीछे एक फन फैलाए हुए नाग को बैठा देखा गया। आवाज सुनते ही घर की महिला अर्चना कंवर घबरा गई और कुछ देर के लिए हक्के बक्के रह गई। फन वाला सांप देखकर यह समझते देर नहीं लगी कि यह बेहद जहरीला नाग है। महिला ने तुरंत पड़ोसियों को बुलाया, लेकिन किसी में भी इतने खतरनाक सांप को निकालने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम नोवा नेचर के जितेंद्र सारथी को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही जितेंद्र सारथी अपने टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूरी सावधानी व कुशलता के साथ नाग का सुरक्षित रेस्क्यू किया। उन्होंने सांप को विशेष उपकरणों की मदद से पकड़कर थैले में सुरक्षित रखा, जिससे घर के सभी सदस्यों ने राहत की सांस ली। रेस्क्यू के बाद नाग को उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ दिया गया। इस दौरान जितेंद्र सारथी ने लोगों से अपील की कि इस तरह की स्थिति में घबराए नहीं, सांप को नुकसान न पहुंचाएं और तुरंत वन नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मकर संक्रांति पर विजयनगर स्कूल में खिचड़ी, पतंग और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन। 14 जनवरी 2026 कोरबा मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर विजयनगर मिडिल स्कूल बिंझरा में विद्यार्थियों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा उत्साहपूर्वक पारंपरिक पर्व मनाया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों के साथ मिलकर खिचड़ी, भात निर्माण, पतंग उड़ाव प्रतियोगिता एवं मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रधान पाठक सर्वेश सोनी ने विद्यार्थियों के साथ स्वयंसेवी आलू, बैगन, गोभी, टमाटर एवं चावल से खिचड़ी तैयार करने में सहभागिता निभाई। कार्यक्रम में प्राचार्य नीलू अवस्थी, प्रधान पाठक की अर्धांगिनी चंद्रकांति सोनी सहित शिक्षिकाएं डॉक्टर अनीता पटेल, वीणा पांडे, लिली ग्रेस कुचूर, पुष्पलता महस एवं श्रीमती सरस्वती कश्यप उपस्थित रहीं। मेहंदी प्रतियोगिता में छात्राओं कुमारी पूर्णिमा साहू, कुमारी चांदनी एवं पूर्व स्वयंसेवी शिक्षिका ममता बरेट ने शिक्षिकाओं एवं छात्राओं के हाथों में आकर्षक मेहंदी लगाई। छात्रों ने एक दूसरे के हाथों में मेहंदी लगाकर अपने रचनात्मक कौशल का प्रदर्शन किया। भोजन निर्माण में छात्रा कुमारी अनुष्का अनंत, कुमारी शहनाया चौहान सहित अन्य छात्राओं ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में भ्रत नकुल यादव एवं सफाई कर्मचारी चैनराम यादव का भी विशेष योगदान रहा। अंत में सभी विद्यार्थियों ने सामूहिक नृत्य कर मकर संक्रांति पिकनिक पर्व का आनंद लिया और कार्यक्रम उल्लासपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यूपी के बुलंदशहर में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में श्री धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट के सौजन्य से किया गया प्रसाद वितरण। संगठन के अध्यक्ष स्वामी नीरज सनातन महाराज की अगुवाई में हुए प्रसाद वितरण कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। बुलंदशहर के मोहल्ला देवीपुरा प्रथम में हुए इस प्रसाद वितरण कार्यक्रम में संजय राठी, विजेंद्र माहुर, ब्रजेश कुमार और मुनीम जी आदि का भी विशेष नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अवैध नशीली कफ सिरप का व्यापार करने वाले आरोपियों को सिटी कोतवाली पुलिस ने किया रंगे हाथ गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री हंसराज सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर शिवेश सिंह बघेल के दिशा निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री देवेंद्र प्रताप सिंह चौहान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक रावेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में की गई कार्यवाही।
घटना का विवरण। दिनांक 14/1/2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अरुणेंद्र बहादुर उर्फ राजीव सिंह अपने अन्य 2 साथियों के साथ एक मोटरसाइकिल में बैठकर नशीली कप सिरप मारुति नगर रेलवे लाइन की तरफ नशीली दवाई की सप्लाई के लिए जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जो वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त दिशा निर्देशन में कोतवाली पुलिस टीम के द्वारा पर 2 स्वतंत्र साक्षियों के साथ मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर मुखबिर के बताए अनुसार हुलिया व संदेह के आधार पर बताए हुए स्थान पर एक मोटरसाइकिल के साथ मारुति नगर रेलवे लाइन के पास एक खाली जगह पर 3 व्यक्ति तीनों झोला लिए हुए खड़े थे। पुलिस को अचानक देखते ही तीनों झोले के साथ भागने लगे तो पुलिस टीम के द्वारा मुस्तैदी से घेराबंदी करते हुए दबोच लिया गया तथा पकड़ ले जाने के बाद तीनों व्यक्तियों से उनका नाम पता पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम पता अरुणेंद्र बहादुर उर्फ राजीव सिंह, पिता संत बहादुर सिंह, उम्र 44 वर्ष, निवासी उत्तरी पतेरी थाना सिविल लाइन सतना, अखिलेश द्विवेदी, पता गजराज द्विवेदी, उम्र 60 वर्ष, निवासी मुख्तियारगंज, पुष्पांजलि कॉलोनी, थाना सिटी कोतवाली, जिला सतना, मध्य प्रदेश, करण शर्मा, पिता मनोज शर्मा, उम्र 25 वर्ष, निवासी भैंसा खाना चाइनीज स्टूडियो के पास, थाना सिटी कोतवाली, जिला सतना, मध्य प्रदेश का होना बताया। तब उनसे देर रात्रि में उक्त सुनसान जगह में खड़े होने एवं पुलिस को देखकर भागने का कारण पूछा तो शक पका गए और कोई स्पष्ट कारण ना बता सके। तब और ज्यादा संदेह होने पर उनके द्वारा लिए हुए थैले में सामान के होने के बारे में पूछा गया तो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए। तब पुलिस के द्वारा संदेह गहरा जाने से झोले में लिए हुए सामान की तलाशी ली गई तो उक्त तीनों व्यक्तियों के लिए हुए झोलों में नशीली कप सिरप का होना पाया गया। तब उक्त नशीली दवाइयों के बारे में पूछा गया तो तीनों व्यक्तियों के द्वारा भेजने के उद्देश्य से लिए होना बताया। तब उक्त नशीली दवाइयों के संबंध में वैध दस्तावेजों के बारे में पूछा गया तो कोई दस्तावेज का होना नहीं बताया। तब आरोपियों के कब्जे से अलग अलग कुल 87 नग अवैध नशीली कप सिरप एवं घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल को जब्त किया जाकर यह कृत अपराध धारा 8/21, 22, NDPS एक्ट 5/13, ड्रग कंट्रोल एक्ट कायम करते हुए विधिवत कार्रवाई करते हुए विवेचना में लिया जाकर आरोपी की विधिवत गिरफ्तारी की जाकर पेश माननीय न्यायालय किया, जहां से माननीय न्यायालय के द्वारा उक्त आरोपियों को निरुद्ध केंद्रीय जेल सतना किया गया। नाम पता आरोपीगण अरुणेंद्र बहादुर उर्फ राजीव सिंह, पिता संत बहादुर सिंह, उम्र 44 वर्ष, निवासी उत्तरी पतेरी थाना सिविल लाइन सतना, अखिलेश द्विवेदी, पता गजराज द्विवेदी, उम्र 60 वर्ष, निवासी मुख्तियारगंज, पुष्पांजलि कॉलोनी, थाना सिटी कोतवाली, जिला सतना, मध्य प्रदेश, करण शर्मा, पिता मनोज शर्मा, उम्र 25 वर्ष, निवासी भैंसा खाना चाइनीज स्टूडियो के पास, थाना सिटी कोतवाली, जिला सतना, मध्य प्रदेश। जब्त सामग्री 87 नग अवैध ऑनरेक्स कप सिरप एवं घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल कुल कीमत 1,17,050 रुपए। सराहनीय भूमिका अजीत सिंह साइबर सेल प्रभारी, हेमराज सिंह, दीपेश पटेल साइबर सेल, असलेंद्र सिंह 414, राहुल सिंह 381, अजीत सिंह 652, धीरज यादव 183, सुभाष पटेल 1081, उपास पाठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बुलंदशहर से आ रही है। यूपी के बुलंदशहर में इनकम टैक्स का आनंदा मिल्क प्लांट पर छापा। टीम ने आनंदा मिल्क प्लांट के कर्मचारी को बाहर गेट पर रोका। प्लांट के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों के फोन जब्त किए। कई गाड़ियों में इनकम टैक्स के अफसर आनंदा मिल्क प्लांट पे पहुंचकर खंगाल रहे लेखा जोखा। आनंदा मिल्क प्लांट में कई फाइलों को भी अफसरों ने किया जब्त। सूत्रों के मुताबिक IT अफसरों को इनकम टैक्स सूची के सबूत मिले। मीडिया ने किसी बाहरी को भी मिल्क प्लांट में घुसने की अनुमति नहीं। बुलंदशहर के सियाना में गढ़ रोड स्थित आनंदा गोपाल जी मिल्क प्लांट पर चल रही है इनकम टैक्स की छापेमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अनादि सर्व सहायता मानवाधिकार फेडरेशन परिवार की तरफ से गर्म वस्त्र ब्लैंकेट वितरण बिलासपुर के रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में जाकर किया गया। वहां पर जरूरतमंद लोगों के चेहरे पर बहुत खुशी दिखी। ये ऐसे लोग हैं जो समाज के मुख्य धारा से कटे हुए हैं, इनकी सुधि कोई नहीं लेते।
इसी उद्देश्य को लेकर हमारी टीम वहां पहुंची थी, जिसमें प्रमुखता से फेडरेशन से राष्ट्रीय महासचिव श्री सुशील बंजारे जी, प्रदेश प्रभारी श्री अनाम दास जारकड़े जी, प्रदेश प्रवक्ता श्री सूर्या बरेट जी, जिला उपाध्यक्ष श्री मणिकांत कुर्रे जी, जिला मीडिया प्रभारी श्री अजय पाटले जी, जिला विधिक सलाहकार श्री सुनील नायक जी, जिला प्रभारी श्री यशवंत कुर्रे जी, जिला सलाहकार श्री जितेंद्र सिंह जी, जिला प्रभारी श्री जय किशन साहू जी, सदस्यों में भी श्री राजू नंद जी, श्री एस के कुशवाहा जी, श्री के डी महंत श्री एवं अन्य साथीगण मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जय बजरंग सेना ने किया दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर ट्रांसपोर्ट नगर में दलिया खिचड़ी प्रसाद का वितरण। सतना आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आज दलिया खिचड़ी प्रसाद का वितरण दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर ट्रांसपोर्ट नगर सतना में जय बजरंग हिंदू सेना फाउंडेशन जय बजरंग सेना द्वारा और साथ ही अभिषेक गर्ग को सतना जिला युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष घोषित किया गया। इनकी रही उपस्थिति आनंद तिवारी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय बजरंग सेना भारत, उमा पांडे संगठन मंत्री मध्य प्रदेश, स्वाति सिंह जिलाध्यक्ष मातृशक्ति सतना, शारदा प्रसाद द्विवेदी जिला कार्यकारी अध्यक्ष, विमल नामदेव जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विमलेश सोनी जिला प्रचारक, राजेंद्र मिश्रा जिला मंत्री, शंकर सिंह बघेल जिला उपाध्यक्ष, उषा शर्मा मातृशक्ति जिला मंत्री आदि सदस्यों की रही उपस्थिति। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, हापुड़ से आ रही है। हापुड़ में तेंदुए की दहशत पर बरकरार। तेंदुए ने किसान पर किया हमला, हमले में बाल बचा किसान। तेंदुए के हमले के बाद किसान के उड़े होश। शोर सुनकर मौके पर पहुंची ग्रामीणों की भीड़। खेत में काम करने गए किसान पर किया हमला। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी तेंदुए के हमले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम तेंदुए के रेस्क्यू में जुटी। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए बिछाया जाल। तेंदुए की दहशत ने ग्रामीणों जीने को मजबूर। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के हरनाथपुरा कोटा गांव का मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज पूर्व जनपद पंचायत सदस्य राजेश जायसवाल के द्वारा मकर संक्रांति का त्यौहार सभी ग्रामीणों के साथ धान संग्रहण केंद्र समिति सरना में चूड़ा, गुड़ और मीठा खिचड़ी प्रसाद स्वरूप वितरण किया गया। पूरे देश में आज दिनांक 14/1/2026 को मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बलरामपुर जिले के विकास खंड वार्डफ नगर के ग्राम पंचायत सरना में पूर्व जनपद पंचायत सदस्य राजेश जायसवाल के द्वारा मकर संक्रांति का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से ग्रामीणों के साथ मिलकर मनाया गया। सरना के धान समिति केंद्र में जाकर किसानों व बच्चों के साथ मिलकर व मजदूरों के साथ चूड़ा, तिल, मीठा भोजन कराते हुए मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया गया। वहीं सभी ग्रामवासियों में खुशी का माहौल देखने को मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अयोध्या में मकर संक्रांति स्नान शुरू। सरयू तट पर उमड़ा आस्था का सैलाब। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ने की संभावना है। तड़के सुबह से ही सरयू घाटों पर स्नान दान शुरू हो गया है और करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा व सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं। नया घाट पर मेला कंट्रोल रूम व खोया पाया केंद्र सक्रिय है। नगर निगम ने 24 आवर्स से सफाई, पेयजल, शौचालय, पार्किंग अलाव और हाई टेक मशीनों की व्यवस्था की है। मंदिरों में पूजन व खिचड़ी भोग अर्पित किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं
और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इंदौर में पुलिस ने बहा दी 2.25 करोड़ की ब्रांडेड बियर, नष्ट करने में लगे 3 दिन। इंदौर जिले के सिमरोल क्षेत्र के मेहंदी ग्राम में आबकारी विभाग ने जन स्वास्थ्य की रक्षा के उद्देश्य से बड़ी कार्रवाई करते हुए एक्सपायर हो चुकी ब्रांडेड बियर नष्ट की। माउंट एवरेस्ट ब्रेवरीज लिमिटेड में बनी विभिन्न ब्रांडों की कुल 23,154 पेटियों में भरी 2.23 लाख लीटर बियर को नष्ट किया गया, जिसकी कीमत लगभग 2.25 करोड़ रुपए आंकी गई है। समय पर राज्यों से मांग न मिलने के कारण स्टॉक खराब हो गया था। उपायुक्त आबकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की निगरानी में 3 दिन तक चली कार्यवाही में बियर को बहाकर और मशीनों से कुचलकर नष्ट किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दादा दादी की हत्या, पोते ने दोस्तों संग रची खौफनाक साजिश, मां ने दिया साथ। असंध के रामनगर में बुजुर्ग दंपति हरि सिंह और लीला देवी की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। संपत्ति हड़पने के लालच में पोते रविंद्र ने अपनी मां गीता देवी के साथ मिलकर साजिश रची। रविंद्र ने 2 दोस्तों की मदद से बुजुर्गों की हत्या की और तिजोरी से 1.10 लाख रुपए लूट लिए। मां वारदात के समय जाग रही थी और चीखें सुनकर भी अनसुनी की। पुलिस ने नकदी, चाबी और चोरी किया गया तांबा बरामद कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। चित्तौड़गढ़ में एसआईआर प्रक्रिया पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने विधायक आक्या पर लगाए गंभीर आरोप। चित्तौड़गढ़ में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जड़ावत ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की साजिश से मतदाता सूची से नाम कटवाए जा रहे हैं। उनका दावा है कि पंचायती राज और निकाय चुनावों को प्रभावित करने के लिए SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक व कमजोर वर्गों के मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है। जड़ावत ने सरकारी कर्मचारियों पर दबाव डालकर करीब 10,000 नाम हटाने की तैयारी का आरोप लगाया और इसे लोकतंत्र व संविधान पर सीधा हमला बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिहार में मछली बनाने के विवाद में पति पत्नी में झगड़ा, पत्नी ने खाया जहर। सहरसा जिले के बिहरा थाना क्षेत्र में मामूली घरेलू विवाद ने एक विवाहिता की जान ले ली। मछली बनाने को लेकर पति पत्नी में हुए झगड़े के पास 27 वर्षीय अनीता देवी ने कीटनाशक सल्फास खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बुधवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना 12 जनवरी की बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार विवाद के बाद पति घर से बाहर चला गया था और महिला घर में अकेली थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मकर संक्रांति पर जगदलपुर के लावनी पार्क में बिखरा उत्सव का रंग। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बस्तर वन विभाग द्वारा एक अनूठी पहल की गई, जिसके तहत शहर के प्रसिद्ध लावनी पार्क में मकर संक्रांति के अवसर पर बुधवार को प्रकृति और संस्कृति का संगम देखने को मिला। वन विभाग ने चित्र विचित्र संस्था के सहयोग से स्कूली छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए चित्रकला और पतंग उड़ाव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों और अभिभावकों में प्रकृति, वन एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा पारिवारिक सहभागिता के माध्यम से सामाजिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करना था। सर बताइए क्या क्या कार्यक्रम हो रही है? आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर लावनी पार्क हमारे जो शहर के बिल्कुल समीप स्थित है, शहर के जो स्थानीय हमारे सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के
से संपर्क करके हमने यहाँ आज पेंटिंग का कंपटीशन रखा था और ओपन कैटेगरी में अब पतंग उड़ाने का भी कंपटीशन है, अभी चल रहा है यहाँ पे। और इसके अलावा जो अभिभावक आए हुए थे उनके लिए भी अलग अलग एक्साइटिंग गेम थे, बच्चों के लिए भी गेम थे उनका, जो कि पूर्ण हो चुका है। अभी जो नाम एंट्री कर रहे हैं आपके कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य था कि हम चाहते थे कि लामनी पार्क का प्रचार प्रसार कैसे ज्यादा से ज्यादा हो और यहाँ जो नए नए हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसका भी प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। आप पीछे देख रहे होंगे जो बोर्ड है अपने, उसमें यहाँ जो बर्ड पार्क है उसमें हम नए नए बर्ड्स ला रहे हैं और दो प्रमुख बर्ड जो ब्लू गोल्ड मकाक है और एक जो है ग्रे पैरेट, ये दोनों पक्षी यहाँ पे आ चुके हैं और इसके अलावा भी अन्य प्रकार की बहुत सारी पक्षी आ रही हैं और जो कि निकट भविष्य में जो आकर्षण का केंद्र बनेगी। इसके अलावा यहाँ का जो एडवेंचर पार्क है उसको भी हमने पूरे तरीके से चालू कर दिया है और इसके अलावा समूह के माध्यम से यहाँ एक रांडा बाड़ा चालू किया गया है और जो हमारी स्थानीय जनजाति है, धुरवा जनजाति और जो माड़िया जनजाति है, उनके ड्रेस के माध्यम से आप ड्रेस पहन के यहाँ जो है अपना फोटो खिंचा सकते हैं, उसकी भी सुविधा जो है समूह के माध्यम से दी गई है। तो आज के कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य था इसका प्रचार प्रसार, साथ ही जो इस पार्क के मैनेजमेंट में हमारे 24 परिवार समूह के लगे हुए हैं, उनके आय में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हो उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं और भविष्य में भी इस प्रकार के जो विशेष अवसर पे कार्यक्रम जो आयोजित करेंगे। ये कार्यक्रम हमने पहली बार किया है यहाँ पे इस पार्क में, लेकिन पहली बार में ही जो रिस्पांस मिला है, हम जो अनुमान लगाए उससे भी ज्यादा भीड़ हुई है। करीबन 1000 से ज्यादा बच्चों ने आज कंपटीशन में भाग लिया है पेंटिंग के। इसके अलावा भी आप देख रहे हैं अपना जो पतंग कंपटीशन में भी जो है लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब अलग और कुछ बदले हुए रूप में जरूर और मिलेंगे दूसरे टाइप। जी, मेरा नाम एडवोकेट सरिता सत्तरती है। हम यहाँ मेरी फैमिली के साथ हम यहाँ आए हैं। हमारी बहू और उसकी बेटी का ड्राइंग कॉम्पिटिशन था। हम लोग यहाँ पे लामनी पार्क में आए हैं और आज यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा, खुशनुमा लगा। यहाँ पतंग उड़ाने वाला भी कार्यक्रम चल रहा है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर और यहाँ पर हमने देखा दुर्वा ड्रेस में सबको गेटअप किया जा रहा है। तो गेटअप भी मुझे बहुत अच्छा लगा और ये गेटअप पहन के आज मैं आप सभी के सामने हूँ। आप जब भी सब अपनी फैमिली के साथ आएंगे आप जरूर आइए और दुर्वा गेटअप पहनकर आप लोग सब अपना आनंद लीजिए और खुशी मनाइए। इसके बाद कुछ परिचय देंगे। हम लोग कहाँ पे आए हैं? अपन लामनी पार्क में आए हैं। मैं मुकेश चांडे को जगदलपुर से हूँ, है ना। हमारे बच्चा संस्कार स्कूल में है और कार्यक्रम जो हो रहा है बहुत अच्छा ही हो रहा है। ड्राइंग क्लास भी, ड्राइंग का प्रतियोगिता हुआ था, उसके बाद अपना पतंग का चल रहा है प्रतियोगिता। बहुत ही अच्छा है, सब स्कूल के आए हैं बच्चे और बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। आगे भी जी जी, ऐसा होना चाहिए और हर स्कूल वाले को बढ़ चढ़ के बच्चे लोग को हिस्सा लेना चाहिए इसमें। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित बारसूर और मुचनार क्षेत्र इन दिनों पर्यटकों के लिए एक सुगम, सुरक्षित और रोमांच से भरपूर पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहे हैं। अतुल्य दंतेवाड़ा अभियान के अंतर्गत यहाँ एडवेंचर, प्रकृति और आध्यात्मिक पर्यटन का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। बारसूर मुचनार क्षेत्र में पर्यटकों की एडवेंचर गतिविधियों का विशेष अनुभव मिल रहा है। यहाँ स्थापित जिले की सबसे बड़ी जीप लाइन रोमांच पसंद करने वाले सैलानियों के लिए मुख्य आकर्षण बन गई है। ऊंचाई से प्रकृति के बीच जीप लाइन का अनुभव पर्यटकों को नया उत्साह और यादगार पल प्रदान कर रहा है। इसके साथ ही नाइट कैंपिंग की सुविधा पर्यटकों को प्रकृति के और भी करीब ले जा रही है। तारों भरे आकाश के नीचे ठहरने का अनुभव, जंगल की शांति और ठंडी हवाओं के बीच बिताई गई रातें सैलानियों को खासा आकर्षित कर रही हैं। जगदलपुर के प्रसिद्ध लामनी पार्क में बुधवार को मकर संक्रांति के पावन अवसर पर उत्साह, उल्लास और रंगों का एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। वन विभाग द्वारा चित्र विचित्र संस्था के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रकृति, प्रेम और संस्कृति का सुंदर संगम नजर आया। शहरवासियों और स्कूली बच्चों ने इस पहल का स्वागत
जबरदस्त उत्साह के साथ किया। आयोजन की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कड़ाके की ठंड और त्योहार की व्यस्तता के बावजूद 630 प्रतिभागियों ने चित्रकला और 256 प्रतिभागियों ने पतंग उड़ाव प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों और उनके अभिभावकों के बीच प्रकृति, वन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था, जो पूरी तरह सफल होता दिखा। दोपहर 12 बजे से शुरू हुई चित्रकला प्रतियोगिता में नन्हे कलाकारों ने प्रकृति, वन एवं पर्यावरण विषय पर अपनी कल्पनाओं को कैनवास पर उतारा। संभागीय संवाददाता दिलीप गंजीर की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। डोंगाघाट एनीकट विकास नहीं खुलेआम लूट का स्मारक। छत्तीसगढ़ में बालोद जिले के कुरूर विकासखंड में ग्राम बड़की भाट के खारून नदी पर बन रहा डोंगाघाट एनीकट अब जल संरक्षण का साधन नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का कंक्रीट सबूत बन चुका है। 2 करोड़ 23 लाख रुपए की भारी भरकम राशि इस परियोजना पर खर्च दिखाई दे रही है, लेकिन जमीन पर काम देखकर यही सवाल उठता है, पैसा गया कहां? घटिया सामग्री, तकनीकी नियमों की अनदेखी और गुणवत्ता की खुली छूट इस एनीकट की पहचान बन चुकी है। हैरानी की बात यह है कि ग्राम पंचायत का सरपंच पूरी तरह मौन है। न निरीक्षण, न सवाल, न जवाबदेही। क्या यह लापरवाही है या फिर किसी गहरी साजिश का हिस्सा? ठेकेदार आशीष तिवारी का नाम सामने आते ही तस्वीर साफ हो जाती है। यह वही नाम है जो पहले भी अधूरे काम, घटिया निर्माण और बजट हेरफेर के आरोपों में घिर चुका है। डोंगाघाट में जिस रफ्तार में काम दिखाई जा रहा है वह किसी चमत्कार से कम नहीं या फिर किसी बड़े खेल का संकेत। यह एनीकट बाढ़ झेल पाएगा या पहली बारिश में ही बह जाएगा? अगर आज सवाल नहीं उठे तो कल यह पैसा भी बह जाएगा। जनता को अब चुप नहीं रहना चाहिए। आरटीआई जांच और कार्रवाई की जवाब है। राम साहू पड़ती बाट ग्रामीण अध्यक्ष काम है तो रेती गिट्टी थोड़ा सा कम लगा थे, सीमेंट भी कम है और ढलाई की जो गति है माने गहराई है मतलब जिन हिसाब से होना चाहिए वो हिसाब से नहीं है। इस पानी यहीं तो उखड़ जी सब है और आने वाला समय में फिर यह ग्राम पर नुकसान है, नुकसानदायक है, तो एक उचित कार्रवाई होना चाहिए और सही काम होना चाहिए। बोर्ड वोर्ड नहीं लगे एक बार इसमें बोर्ड पटल सूचना पटल नहीं रखा है यहाँ और कोई जानकारी नहीं है इनके बारे में। अब ग्रामीणों को कुछ जानकारी दिया गया है? या ग्रामीण से कोई संबंधित नहीं है, न कोई का जानकारी नहीं दिया गया है। क्या लगता है यहाँ पे भ्रष्टाचार में क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें सही काम नहीं हो पा रहा है। प्रयागराज के माघ मेला में बड़े बड़े संत महात्माओं और बाबाओं द्वारा एक माह के लिए संगम की रहती पर अल्पवास के लिए बड़ा जमावड़ा लगा है। मध्य प्रदेश के रीवा से आए संत कालिदास जी महाराज ने अपनी अद्भुत लीलाओं से सबको आकर्षित किया है। महाराज जी ने बताया कि वे महाकुंभ मेले में आए थे और अब दूसरी बार माघ मेले में आए हैं। उन्होंने अब तक 108 महायज्ञ करने का संकल्प लिया है, जिसमें से 40 यज्ञ पूरे हो चुके हैं। महाराज जी ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन मां काली की भक्ति नहीं छोड़ी। महाराज जी अपनी जीव को 24 घंटे लगातार बाहर निकाल कर रथ यात्रा के दौरान रहते हैं और जहर के समान सिंदूर उनके जीव पर चढ़ाया जाता है। उन्होंने सभी भक्तों से अनुरोध किया कि वे किसी भी देवी देवता का भक्त बने, लेकिन भगवान